चलिए, सब कुछ ठीक आ रहा है, आवाज़ वगैरह जानना चाहेंगे? कोई बालक हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। जी जी, ठीक ठीक। थोड़ा हमें कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। चलिए, ठीक ठीक। चलिए शुरू करते हैं। कल किसी कारणवश जो है सो लाइव नहीं चल पाया था, जिसका हमें खेद है, लेकिन बाद में हम लोग उस वीडियो को अपलोड किए थे यूट्यूब पर, रिकॉर्डेड करके उसको डाले थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। लक्ष्मण बूटी नाम करके एक प्लेलिस्ट है, नीचे दिया गया होगा उसका लिंक वगैरह। अन्यथा आप चैनल पर जा करके उसके प्लेलिस्ट में लक्ष्मण बूटी प्लेलिस्ट को खोलिएगा, वहाँ पर आपको पहला वीडियो मिल जाएगा डे फर्स्ट का। ये डे 2 का वीडियो है, जिसमें हम लोग आज प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम चैप्टर को कवर करें समय सीमा को देखते हुए। चलिए चलिए, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक। चलिए, समय सीमा को देखते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपको बताए थे कि पूरे बायोलॉजी में कुल मिलाकर के अगर चैप्टर की संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर के कितने चैप्टर हैं। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में चैप्टर की जो संख्या है वह कितना है, 16 है। इन 16 चैप्टर में इसका जो पहला चैप्टर था केवल उसको हम कल डील किए थे, यानी कि केवल पहला चैप्टर के बारे में हम लोग जाने थे। एक आई एम शेख नाम करके एक बालक हैं, कह रहे हैं कि सर मन नहीं लग रहा है। देख रहे हो लुम्मागिरी, मतलब 3-4 दिन बचा हुआ एग्जाम का, फिर भी कह रहा है कि मन नहीं लग रहा है। खैर छोड़िए, मुद्दे की बात करते हैं। तो 16 चैप्टर में से पहला चैप्टर को हम कल डील किए थे। एक बार उसको ट्रायल मोड में भी ले लेंगे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में, और अन्यथा प्रयास करते रहेंगे कि मैक्सिमम जितना टॉप चैप्टर हमको कवर हो जाए आज, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम अगर बात करें तो पहला चैप्टर में जो हम लोग जाने थे, एक बार थोड़ा हम जो लोग नहीं देखे होंगे वीडियो उनके लिए थोड़ा कुछ दे दें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। चैप्टर फर्स्ट में जो हम लोग जाने थे, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में जो हम लोग जाने थे, चैप्टर 1 में मुख्य रूप से हमें कुछ याद रखना नहीं है। हम बताए थे अगर आपके पास कॉपी है तो आप कॉपी में क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। चैप्टर 1 दे करके हेडिंग दे करके नीचे में आपको लिखना क्या क्या है सो देख लीजिए। चैप्टर 1 में लिखना है, सबसे पहला एक पॉइंट बनाकर कैसे करके लिखना है आपको, लैंगिक सॉरी जनन। जनन लिख लीजिएगा। जनन को ऐसे एरो दे करके आप लिख दीजिएगा लैंगिक, और सेकंड में लिख दीजिएगा अलैंगिक। अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम लोग लिख देंगे रिप्रोडक्शन, और यहाँ लिख देंगे सेक्सुअल, और यहाँ लिख देंगे असेक्सुअल। मोटा मोटी बात करें चैप्टर फर्स्ट में आपको जानना यह सब था कि जनन क्या है, इसके लैंगिक जनन के बारे में हमें जानना है, और जनन के अलैंगिक जनन के बारे में जानना है। अलैंगिक जनन का कुछ 6 प्रकार के बारे में भी चर्चा किए थे हम लोग, जिसमें कि यहाँ पर इस प्रकार से कुछ था। इसका पहला प्रकार था, हम बताए थे आपको कि विखंडन है, विखंडन है। दूसरा बताए थे मुकुलन है, अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं मुकुलन है। तीसरा बताए थे कि बीजाणु निर्माण है या बीजाणु जनन है। चौथा था आपका खंडन। पांचवा था आपका पुनर्उद्भवन, पुनर्उद्भवन। और छठा था क्या चीज, कायिक जनन। इतना चीज था। चलिए चलिए चलिए, इतना चीज था पढ़ने के लिए आपको। इसमें कि पहला की बात करें, दूसरा की बात करें, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा की बात कर लें तो बताए थे कि पहला और आपका चौथा जो है वो लगभग समान है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं विखंडन को हम लोग कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, इसको कह सकते हैं बर्डिंग, इसको कह सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन, इसको खंडन को हम लोग क्या कहेंगे, हाँ सॉरी सॉरी, इसको कहेंगे फ्यूजन। खंडन में हम लोग कह देंगे फ्रेगमेंटेशन। पुनर्उद्भवन है तो इसको कह देंगे रीजनरेशन, इसको कह देंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फ्यूजन में और फ्रेगमेंटेशन में आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होगा, किसी जीव का जो शरीर होगा, वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट करके नया जीव का विकास करेगा। मुकुलन में क्या होता है, यानी कि बर्डिंग में क्या होता है कि हम नॉर्मली इस तरीके से आप नोट बना लीजिएगा कि किसके द्वारा, तो बर्ड के द्वारा नए जीवों का निर्माण होता है। बीजाणु निर्माण में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन में, तो नॉर्मली याद रखना है कि स्पोर के द्वारा नए जीवों का विकास होगा। खंडन तो अब ये पढ़े हैं कि मान लीजिए, यानी कि फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन क्या होता है, समान होता है। पुनर्उद्भवन में कुछ खास नहीं है, क्या होता है रीजनरेट होता है, कोई भी टिश्यू कर सकते हैं या कोई ऑर्गेन कर सकते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि एक पूरा होल स्पेसीज ही क्या होता है विकसित हो जाता है, किसमें, पुनर्उद्भवन में, यानी कि हम लोग कह सकते हैं रीजनरेशन में। रीजनरेशन में आमतौर पर जैसे कि गिरगिट्टी का नेंगड़ी आप बना करके याद रख सकते हैं, इस प्रकार से भी इसको हम लोग। कायिक जनन की बात करें तो कायिक जनन में कुछ खास आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। कायिक जनन में नॉर्मली हम इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
कायिक जन्म में हम लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जब पौधा के ही किसी भाग से नए पौधा का विकास हो, यानी कोई प्लांट है, मान लीजिए कोई प्लांट है और इसी से कोई अगर नया पौधा का विकास हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कायिक जनन। कायिक जनन में एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग को पढ़ना था इसमें, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक एडिशनल चीज हमें पढ़ना यह था जिसको हम लोग कर रहे थे उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन कह सकते हैं या इसी को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म प्रजनन। सूक्ष्म प्रजनन, इसको हेडिंग बना लीजिएगा कहीं पर कॉपी में पॉइंट दे करके, ऐसे पॉइंट बना लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा। और इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वो टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर या इसी को कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। नॉर्मल इतना याद रखना है। ये कभी कभी क्या करता है आपको कि 5 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। अंजित जी कह रहे सर ऑब्जेक्टिव करा दीजिएगा। बिल्कुल अंजित जी, ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले हम थोड़ा सब्जेक्टिव पोर्शन को देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव में कौन कौन टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक बार पूरी बायोलॉजी को हम क्या करते हैं कि थोड़ा समाप्त करा देते हैं। इसके बाद हम लोग प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग डील कर पाएं, अधिक से अधिक टॉपिक को हम क्या कर पाएं, आपके पास पहुंचा पाएं। नॉर्मली पहला चैप्टर को हम लोग थोड़ा देख रहे थे फास्ट में, थोड़ा ये कह रहे थे कि सबसे पहले जनन को जानना है। जनन क्या है? अपने समान संतान की उत्पत्ति करना, यानी अपने समान संतान की उत्पत्ति करना जनन या प्रजनन है। या दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक अलैंगिक, यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल का कुछ टाइप था, 6 टाइप था, जिसमें कि पहला टाइप था विखंडन, जिसको अंग्रेजी में कह रहे थे फीजन। दूसरा था मुकुलन, जिसको अंग्रेजी में कह रहे थे बर्डिंग। तीसरा था बीजाणु निर्माण, जिसको अंग्रेजी में कह रहे थे स्पोर फॉर्मेशन। चौथा था खंडन, जिसको फीजन कह रहे हैं। पुनर्उद्भवन यानी कि रीजनरेशन है। कायिक जनन यानी कि इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। नॉर्मली पहला चौथा बताए हैं कि समान है। पहला और चौथा में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी टूट करके नया जीव का विकास करता है। मुकुलन में यानी कि बर्डिंग में क्या होता है कि बर्ड के द्वारा नया जीव का विकास होता है। जैसे कि कैसे तो बताए थे कि कोई ईस्ट है मान लीजिए, इसी में थोड़ा सा बाहर निकला, यही फिर बड़ा होकर के एक नया जीव सेपरेट होकर के नया जीव का विकास कर लेता है। ये था मुकुलन का। बीजाणु निर्माण की बात करें, इसमें स्पोर के द्वारा नए जीवों का विकास होता है। खंडन तो अब ये देख लिए। पुनर्उद्भवन में क्या होता है, जैसे कि किसी समय क्या होता है कि किसी जीव का या तो कोई अंग विकसित करेगा या फिर हो सकता है मे भी कि उसका कोई उत्तक विकसित हो जाए, या कभी इन द रेयर केस कभी कभी उससे कोई नया जीव विकसित हो जाता है। ये पुनर्उद्भवन, जैसे गिट्टी का नेंगड़ी सबका बात होता है। कायिक जनन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, इसका वैसे तो ये बड़ी भास्ट होता है, लेकिन आप याद रखने के लिए 2 तरीकों से इसको याद रख सकते हैं। इसका कि जब किसी भी प्लांट से ही कोई नया प्लांट डेवलप हो, यानी किसी पौधा से कोई नया पौधा अगर विकसित हो रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। 70 ऑब्जेक्टिव का 70 ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा आपको। चलिए, तो कायिक जनन की बात कर रहे थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। इसमें एक टॉपिक आता है कृत्रिम कायिक जनन, अंग्रेजी में बात करें तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें कि एक पॉइंट आता है टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं उसको, यानी हिंदी में कहें तो उत्तक संवर्धन या फिर हम बात करें तो सूक्ष्म प्रजनन कहते हैं। या कभी कभी 5 नंबर पूछ देता है आपसे, तो इसमें कुछ खास मत्था लगाने की आवश्यकता है नहीं। हो सकता है मे बी कि यहाँ पर आपको नहीं दिखे, हम यहाँ पर बना देते हैं इसको। किसको? उत्तक संवर्धन को। बताए थे कि वो प्लांट ले लेंगे, इस प्लांट का क्या करेंगे, थोड़ा सा तना काट लेंगे, इस तना को क्या करेंगे एक बीकर में डाल देंगे। हाँ, इस बीकर में तरल माध्यम डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा तो इसमें से कुछ जड़ का विकास हो जाएगा। जड़ का विकास होगा, फिर इस पौधा को निकाल लेंगे। हाँ, फिर इसको क्या करेंगे, वो गमला में लगा देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? नॉर्मल था, इतना ही था। यानी कि उत्तक संवर्धन में, ठीक 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 ठीक, हाँ, तो ये चीज कह रहे थे कि उत्तक संवर्धन में आपको बस इतना चीज याद रखना है कि एक पौधा लेना है, कि उस पौधा का एक तना काटना है, उस तना को एक बीकर में डाल देंगे। बीकर कहने का मतलब होता है कि एक टब में डाल देंगे, उस टब में कोई लिक्विड सब्सटेंस डाल रहे हैं, यानी कि हम नॉर्मली हिंदी में कह सकते हैं एक तरल माध्यम डाले हैं। उस तरल माध्यम के डालने के पश्चात क्या हुआ, इस तना से यानी कि उस टहनी से क्या हुआ कि जड़ का विकास हुआ है। उस जड़ को हम लोग क्या किए, फिर उस पौधा को अलग कर लिए, उस पौधा को गमला में लगा दिए। इतना ही लिखना है आपको। 5 नंबर में पूछेगा उत्तक संवर्धन, तो क्या करेंगे, बस हम लोग इस फिगर बना करके भी आ सकते हैं। एक बड़ा सा फोटो बना देंगे, उसके बाद एक तना काट देंगे, तना काट के उसको बीकर में डाल देंगे, बड़ा बड़ा बीकर बनाएंगे। अगर 2 नंबर में पूछा, छोटा छोटा बीकर बनाएंगे। बात समझ रहे ना? इतना फिगर बनाने के बाद नीचे में हम लोग लिख देंगे कि ऊपर की जो किए हैं वो नीचे लिखा हुआ है, एक में लिख देंगे। इसको ए बी करके नंबरिंग कर लीजिएगा, ABCDEF लिख देंगे। ए में एक जनक पौधा लिया, बी में उस जनक पौधे से एक तना को काटा, सी में क्या लिख देंगे, उस तना को अब एक बीकर में रखा, डी में क्या लिखेंगे, उस बीकर उसमें से एक जड़ का विकास हुआ है, ई में क्या लिखेंगे, उस जड़ के विकास होने के पश्चात उस पौधा को हम लोग अलग किए हैं, उस पौधा को गमला में लगा दिए। यही क्या है अपना उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा कर लेते हैं, एक बार रिवीजन मोड पर डाल दिए थे ताकि आपको थोड़ा फायदा हो जाए। मुद्दे की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए, तो मुद्दे की बात में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में। मुख्य रूप से आपको इतना ही जानना था, कुछ कुछ चीजें और हैं जो आपको जानना है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर।
जैसे कि कल बताए थे कि एक चीज और जानना है इसी चैप्टर में कि लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं के बारे में, जिसके बारे में पीछे चर्चा हो चुकी है, लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में, जिसमें कि अगर आप नहीं देखे ना तो उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं। वैसे आमतौर पर समझ रहे हैं बातों को? जी जी, बड़ी आसान है चैप्टर फर्स्ट, इसमें कुछ खास है नहीं, आपको पढ़ने के लिए दिया गया। चलिए, इसी चैप्टर में आपको कुछ कुछ चीजें और जानना यह था। एक इंडिया टीम करके बालक हैं, एक कह रहे हैं कि सर हम लोग को भूल गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भूले हैं भाई, आप अभी थोड़ा जल्दीबाजी में है, इस टॉपिक को आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर हम चैप्टर 2 पर जाएं, चैप्टर 2 में किसकी चर्चा कर लेते हैं? चैप्टर 2 की चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर 2 में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर 2 में 2-3 चीज आपको पढ़ करके जाना है। पहला पॉइंट आपको पढ़ के जाना है बुआ कि एक फूल का फोटो स्वच्छ फूल बना लेना है, यानी कि एक फ्लावर का लिख दीजिएगा नीचा में फोटो हमको सीखना है। दूसरा चैप्टर के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट जरिया बता रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि ये ताबीज है ओझा जी वाला, इसको याद रखिएगा कि दूसरा चैप्टर में बस आपको क्या करना है कि एक फूल का चिक्कन चुनमुने को फोटो सीख लेना है, जिसका स्वच्छ नामांकित होना चाहिए। पूछे नहीं पूछे बना करके आना है, नंबर दे के जाएगा आपको। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उसके बाद हमें क्या करना है, इसी चैप्टर में एक टॉपिक और पढ़ लेना है, जिसको हम लोग कहते हैं बुआरे परागकण आहार। परागकण आहार, अंग्रेजी में कहते हैं इसको पोलन प्रोडक्ट। पोलन प्रोडक्ट। अब क्या है पोलन प्रोडक्ट? परागकण आहार क्या है? वैसा आहार या वैसा परागकण जिसको आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वही क्या है? परागकण आहार है। खत्म कहानी, नहीं समझे? जब परागकण को आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जब पोलन ग्रेन को प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोलन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे आज आधुनिक युग में, जैसे बचपन में आप लोग नहीं, जैसे अड़हुल का फूल है, मान लीजिए अड़हुल का फूल है, तो उसका हम लोग ने परागकण कनी कनी को तोड़ तोड़ के खाते थे, वही क्या है? परागकण आहार है। अब क्या होता है कि वही शीशी में मिलता है, बोतल में मिलता है, टेबलेट के रूप में मिलता है, वही क्या है? अपना परागकण आहार है, पोलन प्रोडक्ट है। तो दूसरा चैप्टर के लिए क्या बताया है कि एक फूल का फोटो सीख लेना है, उसके बाद एक परागकण आहार का बारे में जान लेना है। इतना तो गप नहीं है, जितना चीज बोले हैं ना उतना चीज आपको लिख करके आना है। परागकण आहार अगर पूछता है तो इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है इस चैप्टर में, वो क्या है सो देख लीजिए। वह यह है कि एक टॉपिक पूछता है परागकण जनित एलर्जी, वो देख लीजिए थोड़ा। परागकण जनित एलर्जी ये पूछेगा आपसे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलर्जी कॉज्ड बाय पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। तो वैसा एलर्जी जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? परागकण के द्वारा। जनित मतलब होता है जननी, जो उसका निर्माण करता हो। तो वैसा एलर्जी जो किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? परागकण के द्वारा, उसको क्या कहेंगे? परागकण जनित एलर्जी। जैसे गांव घर में देखते होंगे थूखा उखा के घास के होता है, जैसे पार्थिनियम है, गाजर घास है, इस सबसे क्या होता है? एलर्जी होता है। जैसे मान लीजिए जो एसी में रहने वाले लोग हैं, वो छठ उठ में जब गाँव आते होंगे, तो जब धान के खेत उत पर जाते हैं तो उनको देखते हुए नॉर्मली आप आमतौर पर कि उनको सर्दी खांसी छींक वगैरह हो जाती है। यही क्या है? परागकण जनित एलर्जी है, यानी कि एलर्जी कॉज्ड बाय पोलन ग्रेन है। इतना आप इसको इसमें लिख दीजिएगा। एक चीज आपको लास्टली इस चैप्टर में यह याद रखना है बुआ, सॉरी इसको लिख लीजिएगा कहीं पर। उसके बाद इस चैप्टर में एगो चीज आपको और लास्टली हम बता दे रहे हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, बस देख लेना है आपको। हम अभी ये बता देते हैं, वो इतना ही याद रखना है आपको। वह याद रखना है परागन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोलिनेशन। इतना याद रखना है। परागन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बुआ? स्वपरागन, स्वपरागन, और एक होता है पर परागन। अंग्रेजी में कहते हैं इसको सेल्फ पोलिनेशन, और इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। नॉर्मल है। परागन जब बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं, इस परिभाषा को, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं कि एक बालक है, कह रहे हैं सर कुछ कॉमेडी वगैरह मारिए, मजा नहीं आ रहा है। बताइए, आप मजा के लिए यहाँ बैठा हुआ है बालक। मजा नहीं भाई, आप समझिए, यहाँ पर कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसको समझना अनिवार्य है। एक मुकेश कुमार है, नरेगा निवासी, ये बालक भी हैं। चलिए ठीक है। और जो लोग अभी तक नहीं दबाए हैं लाइक वगैरह का बटन हो या सब्सक्राइब का बटन, अगर अभी तक छूट गया है आपसे कहीं पर बाय मिस, तो उसको ठोकते रहिए, दबाते रहिए, ताकि आपका यह अनुभव आगे काम आवे। मतलब टॉपिक की बात करें, यहाँ समझिए। परागकण अगर पूछता है तो आप बड़ी आसान है, इसको याद रखना है। क्या चीज?
परागन मतलब होता है, आपको नॉर्मली याद रखना है, बुआ एक दिन और बताए थे पिछला वीडियो में, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। क्या है फर्टिलाइजेशन? इसके बारे में बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। उसी प्रकार से यह परागन भी है। परागन और निषेचन का परिभाषा बड़ी सेम है, बड़ी क्या मतलब दोनों सेम ही है, ऐसे समझ लीजिए आप। परागन में हम लोग नॉर्मली क्या कह सकते हैं? पोलिनेशन नॉर्मली हम लोग क्या कह सकते हैं? सेम चीज कहेंगे, बस अंतर इतना है कि इसको कह देंगे कि जीवों में और इसको कह देंगे पादप में यानी कि प्लांट में। यानी कि प्लांट के केस में, इन प्लांट के केस में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने का जो प्रोसेस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोलिनेशन कहेंगे। यानी कि पादप में, पेड़ पौधों में नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। निषेचन और परागन दोनों सेम याद रखना है। परागन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन इसमें नॉर्मली हम यहाँ पर लिख देते हैं एक फूल, जहां पर चैप्टर नंबर 2 लिखे होंगे वहां पर इसको उतार दीजिएगा ना, ठीक है। जब एग्जाम जाते वक्त रात में आपको एक बार भाई ये पन्ना देख लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा, याद रखिए, समझिए इस बात को। हाँ, अब पर परागन में याद रखना है कि 2 गो फूल, यानी कि अभी तक फूल का फोटो सीखबे किए थे वो चिक्कन चुनमुन, तो इस चैप्टर में बताए 2-3 गो टॉपिक ऐसा है जिसको आपको क्या करना है? याद रखना है। एगो फूल है ना, तो नॉर्मली एगो फूल बना देंगे, यानी कि भाई मेरे उसी फूल से मेल गैमीट निकलेगा, उसी फूल के फीमेल गैमीट पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्वपरागन। स्व मतलब स्वयं, एक गो फूल है ना, तो मतलब उसी में से निकल के उसी में जाएगा, तो ये क्या हो गया? स्वपरागन। पर परागन की बात करें, यहाँ पर कितना फूल है? 2 गो फूल है, तो नॉर्मल बात है भाई, एक से निकलेगा और एक में जाएगा। सिंपल लॉजिक खत्म। बात समझ में आ रहा है? यहां तक में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, यहां तक मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चैप्टर 2 आपका समाप्त है, इतना ही आपको याद रखना। हाँ, एक चीज और याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है इन द रेयर केस, कि पर परागन के एजेंटों के बारे में। जैसे भाई मेरे इस फूल से उड़ करके इस फूल पर जो मेल गैमीट गया होगा, तो हवा में तो बिला के नहीं गया होगा, अपने मैंने बिजी बिजी कई कोना तो मैर सुरखिया वही कोना तो नहीं गया होगा, किसी न किसी माध्यम से गया होगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है मे बी कि जल के द्वारा गया हो, हवा के द्वारा गया हो, कीट के द्वारा गया हो। इसको बस थोड़ा आप याद रख लीजिएगा। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, एक नोट होगा, उस नोट पर आपको मिल जाएगा कि अगर मान लीजिए कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास, यानी एक फूल से मेल गैमीट उड़ करके दूसरे फूल के फीमेल गैमीट के पास जा रहा है हवा के द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे? चमगादड़ के द्वारा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? चींटी के द्वारा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? बस तुमको इसको याद रख लीजिए। चैप्टर क्या हो गया आपका? दूसरा समाप्त हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत बस आसान भाषाओं में नॉर्मल चीजें हमको देखते रहना है। अब देखते हैं हम लोग चैप्टर 3 के बारे में कि चैप्टर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक मानसी सिंह राजपूत करके हैं एक बालक, देखिए कह रहा है कि कौन कौन सर को मिस कर रहे हो, मेरे तरह रिप्लाई करो। देख रहे हैं, एक पर एक कार्टून है, एक पर एक लुम्ही सब है। इसको पढ़ाई लिखाई से कोनो माने मतलब नहीं है। यहाँ पर आकर के भी और जो लड़का पढ़ने वाला है उसको बर्बाद कर रही है। और 2-3 दिन एग्जाम का बच्चा और तुम तो बर्बाद है, वो लुम्ही का है सबको बर्बाद करने पर तुली हुई। पढ़ाने दो ना भाई, वो भी पढ़ रहा है, अपना बच्चा पढ़ने दो। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए भाई क्या है। बायोलॉजी का जो 16 चैप्टर था उसमें से 1 खलास है, 2 खलास है, अभी तीसरा देखते हैं भाई। तीसरा चैप्टर बड़ी आसान है, यानी कि 16 जो चैप्टर है अपना बायोलॉजी का, उसमें से कौन सा चैप्टर अब देख रहे हैं हम लोग? तीसरा चैप्टर देख रहे हैं। तीसरा चैप्टर में यह देखना है, यानी कि चैप्टर 3। चैप्टर 3 हेडिंग दे दीजिएगा कॉपी में, बड़ी आसान है, इसमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 2 चीजें बस आपको याद रखना है भाई मेरे, देख लीजिए क्या क्या याद रखना है आपको। चैप्टर 3 में ऐसे पॉइंट बना दीजिएगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है MRS, यानी कि नर जनन तंत्र को। दूसरा पॉइंट बनाइए आप FRS, यानी कि मादा जनन तंत्र को। और एक लास्ट बना दीजिए MC। हो गया, इतना ही सीखना है आपको तीसरा चैप्टर में। बात बुझ रहा है? इतना काफी है आपके लिए। देखो एगो लुम्मी है, कह रहे कि हम तो डुब्बे करेंगे सनम, सबको डुबाएंगे सनम। देखो तुमको हमको वो नहीं करने आता है, अभी दीपेश जी नहीं है, नहीं तो अभी तुमको हम ब्लॉक करवा देते हैं। हम देख रहे हैं वो कह रहे कि हम तो डुब्बे करेंगे, हम सबको डुबा देंगे। एक पर एक कार्टून सब यहाँ भरल पड़ल है। यहाँ देखिए मुद्दे की बात करिए, खैर छोड़िए इस लोग को। चैप्टर 3 में बुआ आपने लोग को 3 पॉइंट याद रखना है। पहला याद रखना है MRS, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में। दूसरा पॉइंट याद रखना है FRS, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मादा जनन तंत्र के बारे में। तीसरा पॉइंट है MC, यानी हिंदी में बात करें तो वो मासिक चक्र,
इसी को कहीं कहीं पर कहता है आतर्व चक्र। आतर्व चक्र, बात बुझ रहे हैं? चलिए, कहीं कहीं पर महीना भी कहता है, लेकिन आपको इतना 2-3 पॉइंट याद रखना है। MRS में क्या क्या याद रखना है? कुछ याद नहीं रखना है। एक फिगर आपको हम बताए थे, नर जनन तंत्र का एक सुंदर सा एगो फोटो सीख लीजिएगा, बस काफी है इसके लिए, इतना पर्याप्त है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर बनाए हम, हाँ एक फिगर बना दिए, मान लीजिए इस तरीका से बना दिए। अब कह देंगे भाई नर जनन तंत्र, अगर पूछ दिया क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से कि नर जनन तंत्र क्या है, इसका स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनावे एवं वर्णन करें, इसके विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में बतावे, तो नॉर्मली लिख देंगे भाई, पहला तो वृषण हो गया कि नर जनन तंत्र में 2 वृषण होते हैं जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, एक मूत्राशय होता है जिसमें मूत्र जमा रहते हैं, एक मूत्र नलिका होती है जिसके द्वारा मूत्र बाहर आते हैं, या पेनिस है जो क्या करता है, शुक्राणु को मादा जनन तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो जो इस फिगर में हो रहा है बस उतना चीज आपको क्या कर देना है, लिख देना है। एक फोटो सीख लीजिए, किसका? नर जनन तंत्र का। एक मादा जनन तंत्र का फिगर भी आपको क्या कर लेना है भाई मेरे, सीख लेना है। ये तो याद ही होगा, मान लीजिए जिस प्रकार से 12th तक बनाए होंगे, पूरा याद होगा, बस यही मादा जनन तंत्र एक सीख लेना है। इसमें लिख देंगे कि भाई स्त्री मादा जनन तंत्र में अंडाशय की संख्या 2 होती है जिसमें अंडाणु का विकास होता है, 2 फलोपिय नलिका होती है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, एक गर्भाशय होता है जहां पर बच्चा का विकास होता है। इतना चीज तो आप याद कर सकते हैं ना, यहाँ तक में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हाँ, अभी तक अगर नहीं ठोके हैं लाइक का बटन तो ठोकते रहिए और सब्सक्राइब का बटन भी ठोकते रहिए, ठीक है। MC के बारे में अगर बात करें, मासिक चक्र के बारे में अगर बात करें, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कभी कभी किया अक्सर आप देखे होंगे कि 5 नंबर में यह पूछता है। कौन सा टॉपिक? मासिक चक्र, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं आतर्व चक्र भी कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में तो क्यों कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि MC। तो आप MC को देख लेते हैं। ये दोनों तो टॉपिक हम लोग देख चुके हैं, कौन कौन? नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक मासिक चक्र को देख लेते हैं। इसके बाद 2-3 चीजें आपको पहले हम बता दें। मेस्ट्रुअल साइकिल कितना दिनों तक चलेगा भाई मेरे? तो 28 दिनों तक चलेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? डाउट। MC स्टार्ट कब होगा? तो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में स्टेज में स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीनार कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बात करें तो रजोदर्शन कहते हैं। MC बंद कब होगा? तो 35 से 40 या कहीं कहीं पर 40 से 45 लिख देता है, ये वेरिएबल होता है, इसका कोई एक एज लिमिट नहीं होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मीनोपॉज, हिंदी में कहते हैं वो रजोनिवृत्ति। इतना चीज आप याद रख लिए हैं, चलिए ठीक है। MC के बारे में कौन कौन सा चीज बताए हैं कि MC कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का। किस में होगा? तो मनुष्य के फीमेल में होगा। MC स्टार्ट कब होगा? 12 से 13 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो उसको मीनार कहते हैं, हिंदी की में बात करें तो रजोदर्शन कहते हैं। MC बंद कब होता है? तो 35 से 40 वर्ष की अवस्था में बंद होगा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मीनो पॉज कहेंगे, हिंदी में बात करें तो रजोनिवृत्ति कहते हैं। यहां तक में कोई डाउट है तो बता सकते हैं कोई लोग, वैसे मेरे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब MC के बारे में कुछ कुछ चीजें और आप जान लें। MC वो 28 दिन तक चलता है। इसको आप ऐसे करके एक बना लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 28, मतलब पूरा 28 तक गया। वो वाले शुरुआती जो उसका एक से लेकर के 5 दिन का कोर्स होता है, इसको कहते हैं ब्लीडिंग पीरियड। यानी कि क्या होता है कि स्त्री का जो इंडोमेट्रियम है या टूट करके बाहर आता है इस स्टेज में, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग पीरियड। यहां से लेकर के इस 13 तक का जो अवधि होता है इसको कहते हैं हीटिंग पीरियड। हीटिंग पीरियड, इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल स्त्री के बॉडी में इंक्रीज कर जाता है, यानी कि वो मेल के संपर्क में आने के लिए व्याकुल रहती है। 14 तारीख को क्या होता है बुआरे? ओवुलेशन होता है, यानी स्त्री के अंडाशय से एक अंडाणु बाहर आते हैं। इसके बाद का जो स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं रीजेनरेटिव स्टेज या फॉलिक्यूलर स्टेज हम लोग कह सकते हैं आमतौर पर। यानी कि होता क्या है, रीजेनरेटिव स्टेज कहते हैं कि यह जो टूट गया था कौन चीज, इंडोमेट्रियम, फिर से बनने लगता है। यही 4 स्टेज के बारे में आपको ध्यान रखना है। यानी कि MC का कितना स्टेज? 4 स्टेज बताए हैं। पहला स्टेज क्या है? ब्लीडिंग पीरियड। इसमें क्या हो रहा है कि गर्भाशय का जो इंटरनल वाल है वह क्या हो रहा है? टूट जा रहा है, जो कि ब्लड के द्वारा बाहर आ रहा है। दूसरा क्या है? हिटिंग फेज है, यानी कि हम लोग आमतौर पर इसको कह सकते हैं इस तरीके से कि स्त्री के शरीर में मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जा रहा है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो रहा है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट ज्यादा हो रहा है। उसके बाद आता है ओवुलेटरी फेज, यानी कि जिसमें क्या हो रहा है कि स्त्री के अंडाशय से एक अंडाणु बाहर आ रहा है। चौथा स्टेज होता है रीजेनरेटिव फेज, यानी कि जो टूट गया था वह फिर से बनने लगता है। यही क्या है? अपना मासिक चक्र है। यानी कि चैप्टर 3 में यही आपको 3 टॉपिक को क्या करना है? याद रखना है। पहला चैप्टर 3 खत्म है आपका। चैप्टर 3 देकर के जो अभी आप हेडिंग दिए होंगे, चैप्टर 3 में यही 3 टॉपिक आपको याद रखना है। कौन कौन सा? नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और MC। बस इसको याद रखें, चैप्टर 3 आपका समाप्त है। चलिए अब घुसते हैं हम लोग चैप्टर 4 में।
चैप्टर 4 को देख लेते हैं। चैप्टर 4 में हमें कौन कौन से चीजों को याद रखना है, चैप्टर 4 के लिए किन किन टॉपिक को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। किसी बच्चा को कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक 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 ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए 1 2 3 अभी हम लोग देख लिए हैं। चौथा चैप्टर हम लोग देखते हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4, चैप्टर 4 में कुछ खास आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। सबसे पहले चैप्टर 4 में आप पॉइंट बना लीजिएगा इस तरीके से। सबसे चैप्टर 4 में पढ़ना है पॉपुलेशन, यानी हिंदी में बात करें तो जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या के बाद यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे जन्म दर, जन्म दर, और यहीं पर पढ़ लेंगे मृत्यु दर। इसको अंग्रेजी में कहेंगे बुआ बर्थ रेट, बर्थ रेट, और जो कह देंगे डेथ रेट, डेथ रेट। नेशनलिटी मोर्टेलिटी भी कहते हैं इसको। इस दोनों को मिला करके यहीं पर एक फुक्का बना दीजिएगा, यहां पर एक फुक्का बना कर लिख दीजिएगा वाइटल इंडेक्स, वाइटल इंडेक्स, वाइटल इंडेक्स, इसको लिख दीजिएगा। इसके बाद इसी चैप्टर में पढ़ना है जनसंख्या रोकने की विधि के बारे में पढ़ना है। जनसंख्या तो लिखवे किए हैं, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, इसके रोकने की विधि के बारे में पढ़ना है, इसको रोक कैसे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है वो एसटीडी के बारे में, इसी चैप्टर में पढ़ना है हमको एमटीपी के बारे में, इसी चैप्टर में पढ़ना है हमको एसटीडी तो हो गया, एमटीपी हो गया, आईयूडी के बारे में, और इसी चैप्टर में पढ़ना है हमको इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, बांझपन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसी चैप्टर में पढ़ना है अपने को ये बांझपन के साथ ही हम लोग को पढ़ लेंगे हम लोग ART के बारे में, जिसमें अभी बता रहे हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह आता है इसमें। उसके बाद इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इनफर्टिलिटी हो गया, बांझपन हो गया, आईयूडी हो गया। एक पढ़ लेंगे एमनियोसेंटेसिस के बारे में, एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ लेंगे। और एक लास्ट पढ़ लेंगे नसबंदी होता है, सर्जिकल मेथड होता है, जिसमें कि हम लोग पढ़ लेंगे सर्जिकल मेथड ऑफ, यानी ऐसे समझिए ना स्टेरिलाइजेशन, ऐसे सब लिख लीजिए कि जनसंख्या रोकने का, जनसंख्या रोकने का शल्य विधि, अंग्रेजी में कहें तो सर्जिकल मेथड ऑफ, मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए यहाँ पर दो तीन चीजें हम यहाँ पर लिखे हैं, इसको आप कहीं पर कॉपी पर क्या कर लीजिए कि लिख लीजिए। जी जी बिल्कुल, इंडिया टीम गेमिंग करके एक बालक हैं, कह रहे हैं कि सर कोई बीएससी नर्सिंग जीएनएम एएनएम में एडमिशन लेगा तो बोलिएगा सर भोपाल में। जी जी बिल्कुल, आपको बताया जाएगा। क्या है कि इस फंडा में हम पढ़ते नहीं है, क्या है ना कि इस बीच में भी 2-3 बच्चे बताए थे कि सर डीएमएलटी वगैरह करना है, नर्सिंग वगैरह करना है, उनको बता दिए कि भाई फलना जगह जाकर एडमिशन कर लीजिए। बताइए वहाँ से भी कुछ लोग कमीशन खा रहे हैं। हम जबकि उनको स्पष्ट कर दिए थे कि भाई जितना आप किसी को दीजिएगा उतना बच्चा को छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ पर भी लोग दौड़ दलाली करते हैं। इसीलिए हमारा मन वहाँ से टूट चुका है। जिनको जहाँ पर हाँ एक सजेशन हम दे सकते हैं, एक सलाह दे सकते हैं, लेकिन इस लफड़ा में हम पढ़ते नहीं है। खैर चलिए मुद्दे की बात करते हैं। चैप्टर 4 में जितना चीजें आपको पढ़ना है वो यहाँ पर है। सबसे पहले आप बना लीजिएगा कॉपी में, स्पष्ट सुनिएगा, जनसंख्या लिख लीजिएगा इस तरीके से। जनसंख्या के बाद यहाँ पर जन्म दर दे दीजिएगा, यहाँ पर मृत्यु दर लिख दीजिएगा। इसी में एक फुक्का बना करके, डिब्बा गोल बना करके लिख दीजिएगा वाइटल इंडेक्स। एक पॉइंट लिख लेना है जनसंख्या रोकने की विधि के बारे में हमें जानना है। इसी तरीके से नोट बनेगा भाई। चैप्टर 4 खत्म है आपका। एसटीडी लिख लीजिएगा, यानी कि यौन संक्रमित रोग। बात समझ रहे हैं ना, अंग्रेजी में इसको पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ना है। एमटीपी के बारे में पढ़ना है। आईयूडी के बारे में पढ़ना है, यानी कि अंतः गर्भाशय युक्ति इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन के बारे में पढ़ना है, और बांझपन को कैसे रोकते हैं ART की मदद से, जिसमें कि आपको आएगा ZIFT आएगा, जिफ्ट आएगा, गिफ्ट आएगा, टेस्ट टू बेबी आएगा, उसके बारे में जानना है। एमनियोसेंटेसिस के बारे में जानना है, और जनसंख्या रोकने का जो शल्य विधि होता है, यानी कि सर्जिकल मेथड जो होता है पॉपुलेशन कंट्रोल का, उसके बारे में जानना है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए अब सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। अब है कि भाई जनसंख्या कहते हैं किसको है? जनसंख्या कुछ नहीं है, 2-3 चीजें हमको खास रखना है, कांस्टेंट रखना है। कैसे? सो देख लीजिए, यानी कि क्षेत्र को, समय को और जीव को, यानी कि और इसको कर देंगे हम लोग क्या चीज? खास, खास कर देंगे। ठीक है, यानी किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में, किसी खास जीव की जो संख्या होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या। खत्म, हलवा था, नहीं समझे बातों को। इधर देखिए भाई,
किसी खास क्षेत्र में, यानी किसी खास किसी कांस्टेंट एरिया में, किसी खास समय में, किसी कांस्टेंट कह सकते हैं कि समय में किसी खास जीव की जो संख्या होगा, नंबर होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे भाई मेरे, उसे ही हम लोग कहेंगे जनसंख्या, पॉपुलेशन। किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में, किसी खास जीव की जो संख्या होगी उसे हम जनसंख्या कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब जनसंख्या में पढ़ना था जन्म दर, नॉर्मल फेन सेम पचरा जाएगा, सेम लॉजिक जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। इसमें लॉजिक यह जाएगा कि किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय, किसी खास जीव की जितनी मृत्यु होगी तो हो गया कौन दर, मृत्यु दर। जितना जन्म होगा वो क्या हो गया, जन्म दर। मतलब लॉजिक समझे, किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में, किसी खास जीव का जितना जन्म होगा, जन्म दर। किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में, किसी खास जीव का जितना मृत्यु होगा, मृत्यु दर। और भाई मेरे जन्म दर बट्टा मृत्यु दर बराबर क्या हो गया, वाइटल इंडेक्स। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर का जो अनुपातिक आकलन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाइटल इंडेक्स। यानी कि VI बराबर जन्म दर बट्टा मृत्यु दर, यानी कि इधर लिख देंगे बर्थ रेट, बता लिख देंगे मृत्यु रेट, हो गया वाइटल इंडेक्स VI। खत्म, टाटा बाय बाय। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, चलिए चलिए चलिए, यहाँ तक में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे कुछ नहीं है। आगे क्या है सो आप देख लीजिए। आगे क्या है कि आपको पढ़ना जनसंख्या रोक कैसे सकते हैं, जनसंख्या कैसे रोका जा सकता है। ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। आप अपने क्षेत्र में किसी भी एरिया में आप जनसंख्या को कैसे रोक सकते हैं। जनसंख्या रोकने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जनसंख्या रोकने का तरीका है, मान लीजिए कि लोगों को शिक्षित करके हम जनसंख्या पर रोक लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ती जनसंख्या के कारण या बड़े परिवार से क्या नुकसान है उसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से भी जनसंख्या दिन दुगुनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। ये तमाम चीजों का अनुपातिक आकलन हम अगर किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं मान लीजिए, तो जनसंख्या पर कहीं ना कहीं रोक लग सकता है। लोगों को हम बताएंगे किस तरीके से कम जनसंख्या से क्या क्या फायदे हैं, बड़े परिवार से क्या नुकसान है। ये तमाम चीजें जो होती है जनसंख्या रोकने में काफी मददगार साबित होती है। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। उसके बाद STD बुआरे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कहते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचारित रोग। वैसा रोग जो किसके द्वारा संचारित हो रहा है, यौन संबंधों के द्वारा। वैसा डिजीज जो किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, सेक्स के द्वारा। खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं समझे बातों को। STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, भाई मेरे वैसा रोग जो सेक्स के द्वारा ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, STD का। जैसे कि एड्स, जैसे में क्या हो गया भाई मेरे, एड्स। खत्म है, बात समझ रहे हैं। MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि बच्चा को माँ के गर्भ में पलने से पहले मार देते हैं, यानी कि इस यहाँ पर अपना कोष्ठ में लिख लीजिएगा, 9 माह से पहले मारना, याद रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि 9 महीना बच्चा को जन्मने से पहले अगर गर्भ में किसी प्रकार से अगर उसको मारा गया है, किसी तरीका से उसको अगर नष्ट किया गया है, वह क्या है आपका MTP है। MTP का कभी कभी सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड पूछा जाता है कि MTP का सेफ पीरियड क्या है, तो आप याद रखिएगा। MTP का अगर मान लीजिए सुरक्षित काल आपसे पूछ दे, सुरक्षित काल, तो MTP का सुरक्षित काल हो गया 12 सप्ताह। MTP का अगर घातक काल पूछ दे, घातक काल, इसको याद रखेंगे 20 सप्ताह। यानी कि MTP का सेफ पीरियड हो गया 12 वीक, और इसका जो मान लीजिए डेंजर पीरियड हम लोग कर सकते हैं, अनसेफ पीरियड कर सकते हैं, वो कितना हो गया 20 वीक, यानी 20 सप्ताह। यानी कि 20 सप्ताह के बाद अगर किसी बच्चे को अगर आप नष्ट करते हैं माँ के गर्भ में, तो जान माल दोनों का नुकसान ही हो सकता है भाई। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, MTP खत्म है आपका। अगला बात करें IUD के बारे में, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है क्या, IUD है क्या। वैसा डिवाइस, वैसा युक्ति जो कहाँ स्थापित करते हैं, यूट्रस के अंदर। वैसा डिवाइस जो यूट्रस के अंदर स्थापित करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी अंतःगर्भाशय युक्ति, जो क्या करता है वो, अरे कि जनसंख्या रोकने में कहीं ना कहीं मदद करता है। इसी में कॉन्डोम वगैरह के बारे में चर्चा होता है। उसके बाद अपना टॉपिक है वो, अरे इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन। बांझपन कुछ नहीं है, हलवा टॉपिक है। जब मान लीजिए कि सिंपल गांव घर में किसको बांझ कहते हैं, जिसको संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। जो नॉर्मली अगर इसको भाषा में लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर किसी दंपति में शादी के 2-3 साल बाद भी अगर संतान सुख की प्राप्ति न हो, तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, बांझपन कहते हैं, यानी कि इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो बांझ दंपतियों में संतान सुख की प्राप्ति के लिए आजकल बहुत सारे टेक्निक विकसित हो गए, जैसे कि ART है। ART के अंदर में बहुत सारे टेक्निक आते हैं, जिसको हम यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहे हैं आपको, ताकि आप बेहतर ढंग से क्या कर पाए, समझ पाए। अब देखिए यहाँ पर, जा इसको मिटा दिए चलिए खैर कोई बात नहीं, आ जाएगा फिर से। उसके बाद तो एक ही टॉपिक था यहाँ पर। एक टॉपिक क्या था अपना अभी, ART को समझना है। ART में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि ZIFT आते हैं, GIFT आते हैं, उसके बाद ICSI आते हैं, कह सकते हैं AI आते हैं, इसी में टेस्ट ट्यूब भी होता है।
जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, जब जाइगोट को हम कहाँ दे रहे हैं, फिलोपियन ट्यूब के अंदर स्थापित कर रहे हैं, जाइगोट बाहर से बना करके, अगर मान लीजिए कि कोई दंपति है, सपोज करिए यहाँ पर हम बनाइए देते हैं, मान लीजिए ताकि आपको बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, मान लीजिए कि यह कोई मेल है या कोई फीमेल है, अगर मान लीजिए फीमेल में ओवुलेशन नहीं होता है, अंडाणु बाहर नहीं आ रहा, लेकिन यह स्वस्थ है, शुक्राणु दे रहा है, तो कहीं बाहर से हम लोग अंडाणु लाएंगे, दोनों को बाहर मिलाएंगे, क्या बन गया, वो अरे जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट को इस स्त्री के फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, जब किसी गैमीट को हम लोग फिलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करें, यानी कि गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, जब किसी गैमीट को फिलोपियन ट्यूब के अंदर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा। अब है ICS, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, यानी कि जैसे गाय घर में नहीं देखते हैं कि वो सीमेन उमन जो देता है डॉक्टर साहब, वह ICSI और AI दोनों सेम है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक 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 ठीक, चलिए मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। यहां तक में आपको कोई खास दिक्कत नहीं रहा। एक टॉपिक लास्ट में यह था, आपको आप देखे होंगे यहां पर एक लास्ट टॉपिक आपका था नसबंदी, यानी कि सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, यानी कि जनसंख्या रोकने का जो सर्जिकल मेथड होता है, यानी किस तरीके से जनसंख्या को हम रोक सकते हैं, उसको समझना था। तो उसका एक टॉपिक आता है, उसको हम लोग नसबंदी कह सकते हैं। नसबंदी समझने के लिए आपको आमतौर पर यह समझना पड़ेगा, नसबंदी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन कह सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक कह सकते हैं ट्यूबेक्टोमी और एक होता है वैसेक्टोमी। हिंदी में भी हम लोग कह सकते हैं इसको स्त्री नसबंदी, स्त्री नसबंदी, इसको कह देंगे पुरुष नसबंदी। आज आप कभी कभी क्या करते हैं ना, वो हिंदी में लिख देता है ट्यूबेक्टोमी, यहाँ लिख देगा वैसेक्टोमी, कुछ नहीं होता है। इसे ट्यूबेक्टोमी है ना, तो फिलोपियन ट्यूब को काट के बांध देगा। इसमें क्या है, वैसेक्टोमी है तो भास डिफरेंशिया को काट के बांध देगा। कैसे इसको समझ लो, ट्यूबेक्टोमी में कुछ नहीं करता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या करता है कि जैसे मान लो कि यहाँ बना दिए हम, ये क्या है, फिलोपियन ट्यूब है ना अपना, इसको काट देगा यहाँ से और बांध दिया, ये क्या हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। ये क्या है, वैसेक्टोमी है ना, इसमें कुछ नहीं करता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, ये जो 2 नलिका निकला है, भास डिफरेंशिया है ना, इसी को काट करके क्या करेगा, बांध देगा। शुक्राणु भी नहीं करता। तो नॉर्मल सी लॉजिक है। अगर कभी कभी 1-2 नंबर में आपसे पूछ दे तो आप लिख दीजिएगा। अगर पूछ दे कि ट्यूबेक्टोमी क्या है, तो आप क्या कर देंगे कि भाई जब वैसा नसबंदी की वैसी विधि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि फिलोपियन ट्यूब को काट करके अगर बांध रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा। अगर वैसेक्टोमी की चर्चा करें तो जब हम भास डिफरेंशिया को काट करके अगर बांध रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपना वैसेक्टोमी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपका 1, 2, 3, 4 चारों चैप्टर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। हाँ, एक टॉपिक बचा हुआ था, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस हिंदी में भी कहते हैं वही एमनियोसेंटेसिस। यह कुछ नहीं है, यह क्या है कि माँ के गर्भ में पल रहे शिशुओं का अगर मान लीजिए हम कोई जेनेटिक डिजॉर्डर पता करना चाह रहे हैं कि उसमें कौन सा अनुवांशिक रोग होने वाला है, तो वैसे उसी टेक्निक को, उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। लेकिन आधुनिक युग में यानी कि मॉडर्न टाइम में इस टेक्निक का जो प्रयोग किया जा रहा है, वह प्रयोग किया जा रहा है किसके लिए, तो यह जानने के लिए कि माँ के गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वह मेल है कि फीमेल है, यानी कि नर है कि मादा है, यह जानने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या करें, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। आपका 1, 2, 3, 4 ये चारों चैप्टर अभी समाप्त हो चुका है। अगर किसी बच्चा को कहीं पर दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक अहीर भाई गेमिंग करके बालक हैं, ये अभी शायद प्रकट हुए हैं, चलिए धन्यवाद आपका, एक सौरभ जी हैं, ठीक ठीक ठीक। अगर इस चारों चैप्टर में कहीं पर भी आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत रहा हो तो अभी आप बेहिचक कमेंट करिए, अभी हमको आपको बताने के लिए यहाँ हैं उपस्थित, अन्यथा हम आगे बढ़ें। और जो लोग अभी तक नहीं दबाए हैं भाई, लाइक का बटन हो या सब्सक्राइब का बटन हो तो दबाते रहिए, उसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मुद्दे की बात करते हैं। 4 तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, 1, 2, 3, 4 बायोलॉजी के 1, 2, 3, 4 चैप्टर में किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत रहा हो तो बता सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ें। टॉक विद ब्राइटनेस है, कर रहे हैं, आई मिस यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है। चलिए, कहीं पे दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। इस चारों चैप्टर में कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत रहा हो तो बता सकते हैं, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो। हमें आपके क्वेश्चन का जवाब रहेगा। किरण जी कह रहे हैं कि नहीं दिक्कत है, चलिए धन्यवाद। 1, 2, 3, 4 मेरे हिसाब से गेस यही है जो अभी लिखवा रहे हैं ना, गेस यही है। ठीक ठीक ठीक, चलिए इसी को नोट करते चलिए, आपको गेस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको जैसे जैसे बता रहे हैं 4-5 टॉपिक करके है, इस 4-5 टॉपिक को आप विकास जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक। चलिए
हाँ, जो भी लिखाते जा रहा है 3-4 टॉपिक करके, यही आपका गेस है, इसको आप नोट करते चलिए, ताकि यहाँ पर आपको आपके लिए फायदेमंद यह हो रहा है कि आपको हम समझाते जा रहे हैं बारी बारी से सभी चैप्टर को। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं। चैप्टर 5 की अगर हम लोग बात कर लें, चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 5 में हमें पढ़ना क्या क्या है? कुछ नहीं पढ़ना है भाई चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 आप कहिएगा पढ़ना क्या है? चैप्टर 5 में एक किस्सा सुनाते हैं। सबसे पहले चैप्टर 5 में एक किस्सा सुना देते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल क्या थे? एक चर्च में पादरी थे भाई। इन्होंने बहुत सारे नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। मटर के पौधा का बायोलॉजिकल नाम पीसम सटाइवम है। खत्म। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत क्या बताए हैं कि चैप्टर 5 में यानी कि जेनेटिक्स में प्रवेश कर चुके हैं। जेनेटिक्स में आपको पढ़ना यह सब है कि सबसे पहले पॉइंट लिख देना है मेंडल के बारे में, मेंडल साहब के बारे में। मेंडल साहब के बारे में आपको यह जानना है कि मेंडल जो थे एक चर्च में पादरी थे और उन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था और मटर के यानी कि पी प्लांट पर किया था। और मटर के पौधे का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वह क्या है? पीसम सटाइवम है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 4-5 टॉपिक लिखते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से हर चैप्टर में लिखते हैं, और उसको आप क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, जिसको जो कि आपके आगे काम आने वाला है। चलिए ठीक है। चलिए चैप्टर 5 हेडिंग दीजिएगा कॉपी में, और अभी हम कुछ लिखवा रहे हैं उसको थोड़ा आप लिख लीजिएगा तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। चलिए सबसे पहले लिखना है आपको प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा लिखना है आपको प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। तीसरा लिखना है आपको प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम हो गया। उसके बाद लिखना है आपको अपूर्ण प्रभाविता का नियम। हम अंग्रेजी में लिखवा रहे हैं, घबराना नहीं है। हाँ, चौथा लिखना है आपको सहप्रभाविता का नियम। ठीक है। पांचवा लिखना है आपको, पृथक्करण हो ही गया है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम। छठा लिखना है आपको, इतना नियम हो गया यहाँ पे, हाँ, बहुविकल्पता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है। और कोई नियम, अगर नियम कोई छूट रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत रहा हो तो। बहुविकल्पता। उसके बाद इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है किसके बारे में? तो बहुविकल्पता हो गया, लिंग निर्धारण। उसके बाद पढ़ना है आपको आनुवांशिक रोग के बारे में। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको अंग्रेजी में लिखते हैं। प्रभाविता का नियम है, इसको आप कहीं पे अगर जो अंग्रेजी वाले बच्चे बचे होंगे तो वो लिख सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लिख लेना यहाँ पे, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी के बारे में। पृथक्करण है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिख लेना है कहीं पे। अपूर्ण प्रभाविता है यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहीं पर लिख लेना है। सहप्रभाविता है, कहीं पर लिख लेना है आपको को डोमिनेंसी, लॉ ऑफ को डोमिनेंसी। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिख लेना है कहीं पे। बहुविकल्पता है, मल्टीपल एलिलिज्म। लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। और आनुवांशिक रोग लिख लेना है, जिसमें लिखना है जेनेटिक डिसऑर्डर। आनुवांशिक रोग में थोड़ा सा एक बना लीजिएगा आप ऐसे करके। आनुवांशिक रोग ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 प्रकार से। एक में लिख दीजिएगा मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन विकार, और इधर लिख दीजिएगा गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको तो बता सकते हैं। चलिए ठीक है। मेंडेलियन विकार यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको लिखना है पहला जो भी 3-4 बीमारी था, जैसे कि हीमोफीलिया के बारे में लिख देना है। उसके बाद सिक्कल सेल एनीमिया लिख देना है। उसके बाद वर्णंधता लिख देना है, फिनाइल कीटोनेरिया लिख देना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए इतना बीमारी आपको किस में लिख देना है? मेंडेलियन विकार में। गुणसूत्रीय विकार की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और ये होगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। बात समझ में आ रहा है? चलिए इतना बीमारी को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ फिनाइल कीटोनेरिया था, यहाँ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। इतना बीमारी लिख दिए हैं। चलिए अंग्रेजी वाले बच्चे यहाँ पर क्या किए? लॉ ऑफ डोमिनेंसी लिखे हैं, यानी कि प्रभाविता का नियम। पृथक्करण के नियम में हम क्या लिखे हैं अंग्रेजी में? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण के नियम में। अपूर्ण प्रभाविता के नियम में हम क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। सहप्रभाविता में क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ कोडोमिनेंसी।
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुविकल्पता है तो मल्टीपलेलिज्म, लिंग निर्धारण है तो सेक्स डिटर्मिनेशन, अनुवांशिक रोग है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आपको क्या चीज, जेनेटिक डिजॉर्डर। जेनेटिक डिजॉर्डर करके ऐसे डैश दे देना है, दो तरफ लिख देना है, एक तरफ लिख देंगे मेंडेलियन डिजॉर्डर और एक तरफ लिख देंगे क्रोमोसोमल डिजॉर्डर। मेंडेलियन डिजॉर्डर जिस तरफ हम लिख रहे हैं वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, एक में लिखेंगे हीमोफीलिया, आप अंग्रेजी में लिख लीजिएगा या फिर जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से लिखिएगा, हम तो यहाँ पर थोड़ा स्पीड में है, फास्ट में है, इसे थोड़ा फास्ट में लिख दिए हैं आपको। यहाँ पर लिख लीजिएगा हीमोफीलिया, उसके बाद लिखिएगा सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद लिखिएगा वर्णंधता या रंगरतंधी या अंग्रेजी में लिखिएगा कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद लिखिएगा फिनाइल कीटोनेरिया, फिनाइल कीटोनेरिया। गुणसूत्रीय विकार में यानी कि क्रोमोसोमल डिजॉर्डर में आपको लिखना है, पहला लिखना है डाउन सिंड्रोम, उसके बाद लिखना है टर्नर सिंड्रोम, उसके बाद लिखना है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, हम जानना चाहेंगे अगर किसी बच्चा को कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है तो बता सकते हैं। किसी बच्चा को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। यहाँ तक में अगर किसी को, अभी तो बस पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट को लिखने में या फिर किसी का अंग्रेजी नहीं आ रहा हो समझ में तो बता सकते हैं, तो उसको हम फिर से बताएंगे भाई कहीं पर दिक्कत हो रहा हो तो। थोड़ा बताइएगा कोई बालक है तो। देखिए एक बालक कमेंट किए हैं, माफिया किंग ऑफ बहेरी हैं, कह रहे कि दूर तुमसे रहना पसंद नहीं और साथ रह पाए ऐसी किस्मत नहीं। आई मिस यू सर, ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से कमेंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है ना, इसको कहीं पे और बोलना चाहिए था, ये गलत जगह पे चिपका दिया है। खैर चलिए ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात में आते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ तक लिख लिया ना सभी लोग। चलिए ये जो था प्रभाविता का नियम भाई, ये जानने से पहले ना दो तीन चीजें आपको जानना पड़ेगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग जो मटर के पौधा पर किया था कितने लक्षण पर प्रयोग किया था, 7 लक्षण पर आपको याद रखना है। उस 7 में से एगो उठाते हैं, अभी जानने का समय नहीं है, एक लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे टी रहा है ना, टी है इधर, छोटका टी है, इसको हाफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है, एक छोटा टी हो गया, एक छोटा टी हो गया। ये लंबा पौधा होता है और ये बौना पौधा होता है, ठीक है। जब इस दोनों को आप मिलाइएगा तो बड़का टी छोटका टी हो गया, तो ये पौधा कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें ना ये प्रभावी है, लंबा प्रभावी है और यह अप्रभावी गुण है। अब क्यों है कैसे है वो नहीं जानना है, क्योंकि अब वो जानने का समय नहीं रहा कि एक श्यामा म्यूजिक सेंटर है, करें सर जी मौन नहीं लग रहा है, क्या करें बे यहाँ पे दर्दे मेरे बेदर्दे डिस्को करें देख रहे हो लुमागिरी, कितना सीरियस होकर के बंदा पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, एगो दो कहीं से टपक जा रहा है, इसको मौन नहीं लग रहा है, इसको चाहिए यहाँ पर समझो इधर क्या है नहीं है। तो कह रहे थे कि ये मान लीजिए कि लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, इसमें से एगो टी लिए, इसमें से एगो टी लिए, छोटका टी लिए, और ये पौधा कैसा हो रहा है हमारा, लंबा हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि यह अपना प्रभाव तो दिखा रहा है लेकिन यह अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। और इसी बरका टी और यह कौन सा पीढ़ी है बुआ, अब F1 पीढ़ी है, F1 पहला पीढ़ी है, तो इसको हम लोग कह देंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहेगा, प्रभाविता का नियम कहता है कि जब बरका टी और छोटका टी को एक साथ मिलाते हैं तो अपना प्रभाव कौन दिखाता है, बरका टी दिखाता है, और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा सो आप देख रहे हैं ना, हाँ कैसे बनाएंगे प्रभाविता के नियम को, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी को कैसे हम परिभाषित करेंगे, कैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे, उसी के बारे में हम कह रहे हैं कि उसको कैसे लिखेंगे। सो समझ रहे हैं आप कैसे लिखना है। प्रभाविता के नियम को हमको ऐसे लिखना है कि जब बड़का टी और छोटका टी एक साथ रहेगा तो अपना प्रभाव कौन दिखाएगा, बड़का टी दिखाएगा, और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, या दिखाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब पृथक्करण के नियम की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ तो नहीं दिखाया है, तो जब हम F1 और F1 का क्रॉस करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है बुआ, F2 बन जाता है, यानी कि बड़का टी छोटका टी का क्रॉस करवा रहे हैं, बड़का टी छोटका टी से। यहाँ पर मान लीजिए एगो बड़का टी बना, एगो छोटका टी बना, यहाँ पर भी क्या बन गया, एगो बड़का टी बना, एगो छोटका टी बना। अब इस एक को पकड़ना, इस दोनों से मिलाना है, बड़का टी से मिलाना था, बड़का टी हो गया, इसको इससे मिला चुके हैं, अब इसको इससे मिलाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, बड़का टी छोटका टी हो जाएगा। अब इसको पकड़ेंगे, इस दोनों से मिलाएंगे, यहाँ क्या हो गया बुआरे, बड़का टी छोटका टी, होना चाहिए पहले छोटका टी तब बड़का टी, लेकिन लिखेंगे हम लोग पहले बड़का वाला तब छोटका वाला लिखेंगे, उसका इसको इससे मिला दिए, तो क्या हो गया, छोटका टी। यहाँ पर देखिए क्या है ना, ये तीनों पौधा कैसा हो जाएगा हमारा, लंबा हो जाएगा, और ये पौधा कैसा हो गया,
बौना हो जाएगा। तो ये पृथक्करण का नियम कुछ नहीं कहता, यह कहता है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाया था, तो F1 में कौन अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है, छोटका टी ना, वह F2 पीढ़ी में जाने के बाद, और यह कौन सा पीढ़ी है, वो अपना F2 पीढ़ी है, वह F2 पीढ़ी में जाने के बाद स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है और अपना प्रभाव दिखा देता है। और यहां पर देखिए कि छोटका टी वाला अपना प्रभाव दिखा रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बालक कर रहे हैं, अब भूल गए हम लोग को, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, भूले नहीं है भाई, आप हैं तो हम हैं, यहाँ देखिए तो क्या था, तो ये पहला था बुआरे प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या कहेगा, जब बड़का टी छोटका टी एक साथ रहेगा तो बड़का टी अपना प्रभाव दिखाएगा। पृथक्करण का नियम क्या कहेगा, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहेगा, यह कहता है कि F1 में जो अपना प्रभाव नहीं दिखाया था वो F2 में अलग होकर के अपना प्रभाव दिखा देता है, यही क्या है अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम है। अब अगर अपूर्ण प्रभाविता की बात करें, यानी कि कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, जैसे कि ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ओ की बात, सॉरी AB की बात कर लें, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि किसी का, वैसे इसका हम विस्तार से बैच में बता चुके थे, लेकिन जो लोग नहीं आए होंगे या जो लोग किसी कारणवश वो क्लास मिस कर चुके हैं तो उनको तो शायद मेरे ख्याल से समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप अब इसको समझते हैं, अपूर्ण प्रभाविता को समझते हैं। इसके कॉस्ट में आप लिख लीजिएगा बुआ AB, इसके कॉस्ट में लिख लीजिएगा छोटका टी, ताकि याद रहेगा आपको, इसके कॉस्ट में लिखिए बड़का टी, आपको याद रखने के लिए हम कह रहे हैं। किस में लिखना है AB, अपूर्ण प्रभाविता के नियम, ब्लड ग्रुप AB लिख दीजिएगा। क्या होता है, अगर मान लीजिए कि पिता का A है, माता का B है, तो ना A हुआ ना B हुआ, क्या हो जाएगा, सॉरी कहीं धरफड़ा गए थे, ये जो हम बता रहे थे वैसे ये ठीक है, ये हो जाएगा किसमें बुआरे, सहप्रभाविता में। सहप्रभाविता में क्या होता है कि दोनों अपना प्रभाव दिखाएगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोडोमिनेंसी, बात समझ में आ रहा है, यानी कि दोनों अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक पुरुष का ब्लड ग्रुप A है, स्त्री का ब्लड ग्रुप B है, और बच्चे का क्या हो रहा है, AB हो रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग यह देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यह देखने का काम कर रहे हैं कि ना A हुआ ना इसका पूरा वर्चस्व रहा, ना इसका वर्चस्व रहा, कोई तीसरा बन गया, ब्लड ग्रुप AB हो गया। बात समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बुआरे, सहप्रभाविता, यानी कि दोनों अपना अपना प्रभाव बराबर और समान रूप से दिखा रहा है। बात समझ में आ रहा है, एक जीन होगा किसका, इसका जीनोटाइप कैसे बनेगा, IA IB, ये उसका जीनोटाइप हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत है, चलिए अब अगर अपूर्ण प्रभाविता की हम लोग बात कर लें, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की अगर हम लोग बात कर लें, AB हम लोग किस में लिख देंगे, इस 4 बला में लिख दीजिएगा आप, इस बला में AB, इसमें लिख देंगे वो, अरे 4 o'clock प्लांट, इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक लाल है और एक सफेद है, सफेद के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटका आर को सूचित करेंगे, यानी कि सफेद है, तो लाल फूल और सफेद फूल किसका प्लांट है, 4 o'clock प्लांट का, 4 o'clock प्लांट पौधा का नाम है। इस पौधा में कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ फूल सफेद होते हैं, तो जब लाल और सफेद फूल वाले फूलों पेड़ों का क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं, तो वैसी स्थिति में या तो लाल होना चाहिए या सफेद होना चाहिए, लेकिन ये दोनों अगर ऐसे मिलता है तो अभी इसमें लाल होना चाहिए ना, लेकिन लाल ना होकर के या कैसा हो जाता है बुआरे, गुलाबी हो जाता है, यानी कि कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं। यहां तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, यहां तक में कोनो बालक बालिका को कोई समस्या रहा हो तो बता सकते हैं। कितना 4 गो नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े थे कि जब बड़का टी छोटका टी साथ रहेगा तो केवल बड़का टी अपना प्रभाव दिखाएगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रभाविता का नियम, यानी अंग्रेजी में कह रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी कह रहे हैं। दूसरा है पृथक्करण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बताए हैं कि बड़का टी छोटका टी साथ रहेगा तो छोटका टी अलग हो जाएगा F2 पीढ़ी में जाने के बाद, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण, यानी कि अलग हो जाता है। अपूर्ण प्रभाविता की बात करें तो इसमें दिए हैं 4 o'clock प्लांट का नाम दिए हैं, यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इसमें हम जब लाल और सफेद को मिलाते हैं तो गुलाबी बन जाता है फूल, तो कोई अपना प्रभाव एक नहीं दिखा पाया है। सहप्रभाविता की बात करें, विकास जी कह रहे हैं नहीं है कोई दिक्कत, चलिए सहप्रभाविता की बात करें, यानी कि कोडोमिनेंसी की बात करें, अगर ब्लड ग्रुप यहाँ पर हम लिख दिए हैं AB लिख दिए हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का B है, तो वैसी स्थिति में आने वाले बच्चे का AB हो रहा है, कोई अपना प्रभाव बराबर और समान रूप से दोनों दिखा रहा है, वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, सहप्रभाविता का कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन कहता है, इसको नीचे में आप कुत्ता लिख दीजिए, कुत्ता। हाँ, इसमें क्या होता है कि कोई लक्षण किसी के भी साथ जा सकता है, कुत्ता इसलिए लिखे हैं इस लक्षण में नीचे हम लोग। खुर्शीद अकेला जी कह रहे हैं कि सर बायोलॉजी एक्स्ट्रा में है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल खुर्शीद जी, घबराने की कोई बात है नहीं, आप बिंदास रहिए, चिल मूड में रहिए, बस 6 बजे से लाइव चलेगा, डेली देखते रहना है, इसी में आपका बेड़ा पार है। बात समझ रहे हैं ना, चलिए चलिए। पास का महाराज आप टेंशन ले रहे हैं खुर्शीद भाई, बताइए, पास का टेंशन मत लीजिए,
आप ऐसे हिसाब लगाइए कि अब नंबर केना बढ़ेगा, पास तो आप होइए गए, जब ये आप लाइव क्लास ज्वाइन किए मतलब पास हैं, ठीक है। चलिए खैर मुद्दे की बात करते हैं। तो स्वप्रभाविता समझ लिए। स्वतंत्र अभिव्यूहन का जो नियम है, यानी कि इसको कहते हैं अंग्रेजी में बुआरे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। देखिए हिंदी में इसलिए एक्स्ट्रा रूप से हम बोल रहे हैं क्योंकि मास नंबर ऑफ जो बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, इसलिए थोड़ा हिंदी में बोल रहे हैं। आप जो अंग्रेजी मीडियम वाले कुछ बच्चे होंगे तो वो थोड़ा अपने हिसाब से आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, वैसे हम लिख बताएं कि अभी आप लिख लीजिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। स्वतंत्र अभिव्यूहन के कोर्स में कुत्ता इसलिए है, जैसे कुत्ता के बच्चा जो गांव घर में अपने आप के आसपास जो रहता है, उसको उसका जो फीमेल है जिससे उसकी उत्पत्ति, उसका जो जनक है, उसमें नॉर्मली आप देखते हो कोई किसी के साथ जाकर के अपना संबंध बना लेता है, नेरी समझते हैं, कहीं कहीं पर जाकर अपना संतान की उत्पत्ति कर सकता है। उसी प्रकार से स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम कहता है कि कोई लक्षण द्विसंकर क्रॉस की अगर हम लोग बात करते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, देखिए उतना डीपली जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज आ जाइएगा। इसीलिए नॉर्मली आप याद रखें ना स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम में कि वह कोई लक्षण स्वतंत्र होता है, कोई किसी के साथ भी जा करके अपना युग्म बना सकता है, एक नए गुणों का विकास कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम कहते हैं। उसके बाद है वह बहुविकल्पता, यहां पर लिख दीजिए कुत्ता, ई था ए बी, हाँ बहुविकल्पता मल्टीपल एलिज्म, यानी कि जब किसी एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन जिम्मेदार हो, नहीं समझे, कोई एक कैरेक्टर के लिए एक से अधिक अगर जीन वर्क कर रहा हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुविकल्पता कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि त्वचा का रंग, यानी कि जैसे कि हमले आपका हाथ का जो रंग है, जैसे कि कोई गोरा है, कोई काला, जना कि काला कलुटा है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, तो त्वचा का रंग की अगर बात कर लें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करें, जैसे कि ABO की बात कर लें, इस सब में एक से अधिक जीन इसको कंट्रोल करता है हमारे आपके बॉडी में, उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं। यानी जब किसी भी एक लक्षण को एक से अधिक जीन अगर उसको नियंत्रित करे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुविकल्पता कहेंगे। अब अगर हम लिंग निर्धारण की बात करें, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात, ये कुछ हलवा है महाराज कहीं का, इसके बगल में आप लिख दीजिए XY, आप समझ जाइएगा, बेटा बेटी बुझ जाइएगा, कैसे सो देख लीजिए। लिंग निर्धारण पूछे आपसे, आंख मूंद करके ये आपको एवे करता है, आपको नहीं पता है, बात समझ रहे हैं, आप हनुमान हैं, हम जामबंद हैं, आपको जगाने का काम करेंगे। आपको नहीं पता है कि आप समुद्र को नांग सकते हैं, हम है ना आपको बताने के लिए कि आपको हम बताएंगे कि आप में वह क्षमता है कि आप समुद्र को नांग सकते हैं। आप अपने शक्ति को तो पहचानिए महाराज, आप में हर चीज है, हर काबिलियत। अपने आप को आप निराश क्या महसूस कर रहे हैं, निराश मत होइए। आप देखिए क्या है लिंग निर्धारण की, आपको पता है, आप अंदर 10 में पढ़े होंगे, 10वां तक में पढ़े होंगे, एगो दो कहते कि भाई कितने पढ़ लिए तो हमरे बुझल है, खैर नहीं कोनो बात है। आप यहाँ पर समझिए लिंग निर्धारण क्या है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। XY XX कर देना है, इन्हें XY कर देना है, भाई मेरे क्या करेंगे, XX बना देंगे, ना कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। एगो पकड़ेंगे दोनों से मिला देंगे, क्या हो गया XX, इसको इससे मिला देंगे XY, अब इसका तो काम खत्म, इसको पकड़ेंगे इससे मिला देंगे XX XY। आपको पता है ना कि XX है तो क्या होगा, लड़की, लड़की यानी कि हो गया वो फीमेल, XY है तो क्या हो गया, मेल, ई क्या हो गया, फीमेल, ई क्या हो गया, मेल। तो यानी कि जब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 50% लड़का हुआ है, यानी कि 4 गो बच्चा में 2 गो लड़का 2 गो लड़की, इतना ही आप लिख दीजिएगा। ई वाला में 7वां वाला क्वेश्चन पूछेगा इतना आप बना दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अनुवांशिक रोग पर। अनुवांशिक रोग समझ रहे हैं बातों को, अगर अभी तक लेकिन ये बताने से भाई पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप नहीं दबाए हैं, नहीं ठोके हैं तो ठोक दीजिए, दबा दीजिए, लाइक वाला बटन की बात कर रहे हैं। हाँ कहा है कि कहीं एनर्जी डाउन हो गया है। खैर चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक श्याम म्यूजिक सेंटर है, कह रहे हैं कि सर कल कोचिंग खुला हुआ है, देख रहे हैं लुम्हागिरी देख रहे हैं, लग रहा है कि 11th वाला है, इसमें घुस गया है। खैर आज बहुत सारे बच्चे इस भ्रम में नहीं आए कि कल बताए थे कि भाई लाइव आएंगे लेकिन नहीं आ पाए, जिसका कारण ये था कि अपना भर तो हम आए, अब चलेंगे तो सिस्टम के मुताबिक वाईफाई का सर्वर नहीं है, नेटे नहीं है। उनको कॉल किए तो कह रहे हैं कि भाई आई फेल है, कखन तो आएगा नेट। तो हम कहे चलो भाई अब आ गए हैं तो कम से कम वीडियो शूट कर लेते हैं। तो कल देख लेंगे एगो अपलोडेड वीडियो हम अपलोड किए हैं, मतलब रिकॉर्ड करके एगो वीडियो को अपलोड किया गया है। तो खैर नहीं कोनो बात, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं आज, धीरे धीरे 1-2 दिन में पता चलेगा तो सब अपना जुड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुवांशिक रोग के बारे में, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में बोल जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। अनुवांशिक रोग कोई आदमी बता सकते हैं क्या है, कोई लोग बताएंगे? यहाँ पर है कोई बालक जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अनुवांशिक रोग क्या है, एक लाइन में बताइएगा। हम जानना चाहेंगे कि अनुवांशिक रोग क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। अवधेश जी कह रहे हैं सर आज नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या है ना बाबू सुबह में ही इसको हम डाले दिए थे, खैर नहीं कोनो बात। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, फायदेमंद है, क्योंकि आज 1 2 3 4 5
5 चैप्टर आज खत्म किए हैं 1 घंटा के क्लास में। एक समय आएगा कि 10 मिनट में आपको पूरा बायोलॉजी हम समाप्त कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं, बस बिंदास होकर आप देखते रहिए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई लोग बताएंगे हमें कि अनुवांशिक रोग क्या होता है? कोई बच्चे हैं यहाँ पर बताने वाले? जी अवधेश जी कह रहे हैं कि फ्रॉम पेरेंट्स, थैंक यू, मतलब ये धन्यवाद। एक तो कहेगा भाई अंग्रेजिया हो गया है, खैर कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि मतलब जो माता पिता से आ रहा है भाई उसको अनुवांशिक रोग हम कहेंगे। खुर्शीद जी कह रहे हैं डीएनए, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि समझने के लिए चलिए ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं अनुवांशिक रोग को। रोमियो एडिटर कह रहे हैं कि वैसा रोग जो माता पिता से बच्चों में आता हो। जी जी धन्यवाद आपका, ठीक ठीक ठीक। गणेश जी कह रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव गणेश भाई? दे दिए आप गणेश भाई, आप ऑब्जेक्टिव के पीछे कहा है हाथ धो के पड़े हुए हैं भाई, आपको 70 को रहेगा, आप बिंदास रहिए ना, आप सब्जेक्टिव पर फोकस करिए ना। एक टॉल्क विद ब्राइटनेस करके बालक हैं, कह रहे हैं जो भाई अपना अपना नाम से बना लीजिए, कहीं बोलने में यहाँ आसानी रहता है। कह रहे हैं कि जो माता पिता से बच्चों में आता है। जी जी धन्यवाद, चलिए मुद्दे पर आते हैं। अब यहाँ पर भाई हम लिख लेते हैं एक टॉपिक, क्या है? अनुवांशिक रोग, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक सब बता रहे हैं कि वैसा रोग जो किससे आता है, यानी कि माता पिता से बच्चों में आता है। अरे भाई खानदानी बीमारी की बात कर रहे हैं, क्या खानदानी है, मतलब माता पिता से बच्चों में आ रहा है, पूर्वज से इसको आ रहा है, उसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग कहते हैं। एक लाइन में वैसा रोग जो माता पिता से बच्चों में आता है उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग कहते हैं। अब है भाई कि अनुवांशिक रोग 2 प्रकार के होता है, इतना हलवा नहीं है। पहला क्या है? मेंडेलियन विकार, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई मेरे? गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार। नॉर्मल है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसको कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो भाई जो जीन में गड़बड़ी के कारण होता है, किसमें गड़बड़ी के कारण? जीन में गड़बड़ी के कारण, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेंडेलियन विकार कहते हैं। और जो क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण होता है, गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहां तक में किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। क्या बोले हैं? अनुवांशिक रोग किसे कहेंगे? यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, वैसा डिसऑर्डर या वैसा रोग जो पेरेंट्स से, यानी कि अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से बच्चों में आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? अनुवांशिक रोग कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन विकार की बात करें तो जो जीन में गड़बड़ी के कारण अगर कोई रोग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे या मेंडेलियन विकार कहेंगे। और जो गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक 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 ठीक, चलिए 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 मुद्दे की बात करते हैं। अब आगे देखते हैं भाई मेरे। मेंडेलियन विकार में 2-3 बीमारी है जो आपको याद रखना है। पहला बीमारी है आपको हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। दूसरा बीमारी है भाई सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तीसरा बीमारी आपको हम लिखे हैं वर्णंधता, वर्णंधता। चौथा लिखे हैं फिनाइल कीटोनेरिया। गुणसूत्रीय विकार में पहला बीमारी लिखे हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। दूसरा लिखे हैं टर्नर सिंड्रोम और चौथा लिखे हैं क्लैनफिल्टर सिंड्रोम। इसको कहीं पर नोट कर लीजिए आप, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। वैसे तो आप नोट किए ही हैं ना, ठीक है। चलिए क्या बताया है कि वैसा रोग जो माता पिता से बच्चों में आता है उसको अनुवांशिक रोग कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार। जो जीन में गड़बड़ी के कारण होता है उसको मेंडेलियन रोग कहते हैं, और जो गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण होता है उसको गुणसूत्रीय रोग कहते हैं। मेंडेलियन विकार में 3-4 को यहाँ पर दिया, जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्णंधता, फिनाइल कीटोनेरिया। भाई नॉर्मल है। हीमोफीलिया अगर कट खुट जाएगा, वैसा रोग जिसमें कट खुट जाए तो खून का बहना बंद नहीं हो। यहाँ लिख दीजिए, हीमोफीलिया के कोष्ठ में लिख दीजिए खून का बहना बंद नहीं हो। आप कॉपी में लिखते चलिए भाई, जब तक नहीं लिखिएगा आपको काम नहीं बनने वाला, आप भूल जाइएगा, कितना दिन याद दिलाएंगे आपको। हाँ आप लिख दीजिए हीमोफीलिया कोष्ठ में खून का बहना बंद नहीं हो, ताकि आप भविष्य में अगर पन्ना उल्टाए, एक पन्ना देखिएगा आपको पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा। हीमोफीलिया में क्या लिख देना है कि खून का बहना बंद नहीं हो, वह क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया है। सिक्कल सेल एनीमिया में कुछ नहीं होता है, आरबीसी का जो आकार होता है भाई वो हसुआ जका हो जाता है। लिख दीजिए आरबीसी बराबर हसुआ, ताकि आपको याद रहे। यानी हसुआ समझ रहे ना, जो काटने धान काटने वाला होता है, हाँ, यानी आरबीसी का आकार हसुआ जका हो जाएगा तो वो क्या हो गया? सिक्कल सेल एनीमिया है। वर्णनता में कुछ नहीं लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा लाल और हरा रंग देखने में दिक्कत होता है। लाल और हरा रंग में वो अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है, यही अपना कौन सा बीमारी है? वर्णनता है। और फिनाइल कीटोनेरिया में क्या होता है? बता हो जाता है, पागल लिख दीजिए, ताकि आपको चारों बीमारी यादें रहे, जीए पर याद रहे। कौन कौन क्या क्या बोले हैं भाई? हीमोफीलिया में क्या होता है कि खून का बहना बंद नहीं होगा। सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी हसुआ जका हो जाएगा। वर्णनता में क्या होता है कि लाल और हरा रंग देखने में दिक्कत होता है।
और फिनाइल कीटोनेरिया में क्या हो जाएगा, ये आदमी बता हो जाएगा, पागल हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए मुद्दे की बात पर घूमते हैं, वापस आते हैं। पहला बीमारी है बुआ गुणसूत्रीय विकार में डाउन सिंड्रोम में कुछ नहीं होता है, इसमें एक्स्मा जोड़ा का जो क्रोमोसोम है इसका एक्स्ट्रा हो जाता है कॉपी, और यह जिस बच्चा में यह बीमारी होगा डाउन सिंड्रोम, वो बच्चा जो है वो मंगोलियन हो जाता है। मंगोलियन समझ रहे हैं, उसका कद छोटा हो जाएगा, ये बहुत बार पूछ देता है डाउन सिंड्रोम, कद छोटा हो जाएगा। उसके बाद मुंह छोटा हो जाएगा बच्चा का, मान लीजिए मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो जाएगा, मुंह खुला हुआ रहेगा, जीभ छोटा रहेगा, हाथ का सबका गोलगंडा हो जाएगा, मुड़ी वगैरह। ठीक है, चलिए टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो वह मोगिया काका वाला बात है, मोगिया काकी वाला बात है, बांझ हो जाएगा, इसमें वो एक्स्ट्रा कॉपी हो जाता है, यानी कि वो वाले 44 प्लस एक्स वाई होना चाहिए पुरुष के लिए, लेकिन एक्स वाई ना होकर के क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि 47 हुआ, यानी नहीं कहा अगर मोगिया काका आता है वो हो गया, बांझ हो जाता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात करें बुआरे तो ये हो गया आपको 44 प्लस x0 यानी कि 45 क्रोमोसोम होता है, यानी कि बांझ हो गया। उल्टा पुल्टा हो सकता है, कहीं भी कंफ्यूज आ जाएंगे, तो खैर वाला प्लीज माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक 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 ठीक, चलिए चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चैप्टर 5 मेरे ख्याल से समाप्त है। जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर आप लोग को बड़ी बर्डन लग रहा होगा, जो अपने पास पढ़े होंगे जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में, तो उनको तो खैर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से। जो बच्चे बाहरी होंगे हो सकता है मे भी उनको कहीं पर दिक्कत हो, तो खैर घबराने की कोई बात है नहीं। यहाँ देखिए क्या क्या बताएं, चैप्टर 5 में बताएं यही 5 टॉपिक है जिसको आपको याद रखना है। कौन कौन सा चीज है भाई? एक प्रभाविता का नियम है, देखिए दुगो लम्हा गप मार रहा है, में बात कर रहा है कमेंट सेक्शन में, वो आया यहाँ पढ़ने के लिए, वहां पर गपिया रहा है कि तो ठीक है कि नहीं ठीक है, तू कहता है ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर चैप्टर 5 में इतना ही चीज आपको पढ़ना है। क्या क्या? पहला पढ़ना है प्रभाविता का नियम, अंग्रेजी वाले लिख लीजिएगा लॉ ऑफ डोमिनेंसी। दूसरा पढ़ना है पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा पढ़ना है अपूर्ण प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। चौथा पढ़ना है सप्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ कोडोमिनेंसी। पांचवा पढ़ना है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लिखते चलिए कॉपी में भाई, जो आदमी अभी जुड़े हैं, जो आदमी नहीं लिखे हैं कहीं पर लिख लीजिएगा। क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कहने का मतलब कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। छठा पढ़ना है बहुविकल्पता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। खुर्शीद जी कह रहे हैं सर इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा। भाई आप नोट कर लो ना, नोट करने में क्या जाएगा आपको, कितना चीज तो है शॉर्टकट में फॉर्म में। टेलीग्राम को छोड़िए ना भाई, टेलीग्राम पर जो डालना होगा डाल दिया जाएगा, आप इसको नोट कर, इसीलिए लाइव क्लास दे रहे हैं। हमको क्या लगता है भाई, एगो पन्ना पर लिख करके आपको डाल देते टेलीग्राम पर, इतना आप लिख नहीं सकते हैं, बताइए। खैर चलिए, बहुविकल्पता मल्टीपल एलिज्म लिखे हैं। उसके बाद लिखे हैं लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जाने हैं। अनुवांशिक रोग लिखे हैं यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर लिखे हैं, जिसमें दो प्रकार का लिखे हैं, एक मेंडेलियन और एक लिखे हैं गुणसूत्रीय, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। मेंडेलियन लिखे हैं हीमोफीलिया के बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। उसके बाद लिखे हैं वर्णंधता के बारे में, फिनाइलकीटोनेरिया के बारे में। गुणसूत्रीय विकार में हम क्या क्या लिखे हैं सो देख लीजिए। गुणसूत्रीय विकार में लिखे हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। इतना ही पढ़ना है चैप्टर 5 में। अब एक बार हम और रिवीजन करवा देते हैं आपको शुरू से, स्वाद देख लीजिएगा। प्रभाविता के नियम में बोले हैं भाई कुछ नहीं याद रखना है, इतना याद रखना है आपको कि जब बड़का टी छोटका टी साथ रहेगा तो बड़का टी अपना प्रभाव दिखाएगा, और यही नियम क्या है, प्रभाविता का नियम है। दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम कुछ नहीं कहता, यह कहता है कि बड़का टी और छोटका टी में छोटका टी जो अपना प्रभाव नहीं दिखाया था वह आगे जाके अपना प्रभाव दिखा लेगा। हो गया खत्म। कौन नियम? पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन खत्म हो गया। अपूर्ण प्रभाविता का नियम कुछ नहीं कहता है, ये कहता है 4 o'clock प्लांट वाला बात है कि लाल और सफेद को भाई मिलाइएगा तो गुलाबी हो जाएगा, कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा। अपूर्ण है ना, पूर्ण है कहाँ, कोई अपना प्रभाव दिखेगा नहीं करेगा। यह कौन सा नियम हो गया? अपूर्ण प्रभाविता का नियम हो गया। उसके बाद है स्वप्रभाविता का नियम। ब्लड ग्रुप ए बी लिख लीजिएगा यहाँ पर कहीं पर, ये कहीं बेसी कचरा हो गया, मिटा देते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी लिख लीजिएगा कहीं पर ताकि आपको याद रहे। स्वप्रभाविता याद रहे, दोनों का कंट्रीब्यूशन है इसमें, यानी कि हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर किसी पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है, स्त्री का बी है, तो आने वाले बच्चे का ए बी हो जाएगा, यानी कि दोनों का समान और हम लोग कह सकते हैं इक्वलिटी के रूप में हम लोग देख रहे हैं दोनों का प्रभाव, इसलिए शुरू क्या करता है स्वप्रभाविता का नियम, अंग्रेजी में कहेंगे कोडोमिनेंसी। उसके बाद है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसके बराबर में कुत्ता लिखवा दिए ताकि आपको याद रहेगा, मतलब कि कोई नियम किसी के साथ जा सकता है, उसका कोनो ठिकाना नहीं है, वही क्या है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बहुविकल्पता मल्टीपल एलिज्म में क्या लिखना है हमको, त्वचा का रंग लिख लेना है या फिर ए बी ब्लड ग्रुप लिख लेना है ताकि आपको ध्यान रहे यह चीजें
कि बहुविकल्पता है, मल्टीपलिज्म है, तो हमको याद रखेंगे कि त्वचा का जो रंग होता है, हमारे आपके स्किन का जो रंग होता है, गोरा काला चितकबरा जो भी है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक से अधिक जीन जिम्मेदार है, एक से अधिक जीन काम करता है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बहुविकल्पता कह रहे हैं, मल्टीपलिज्म कहते हैं। यानी कि जब किसी भी एक लक्षण को एक से अधिक जीन कंट्रोल करता हो तो उसको क्या कहेंगे, बहुविकल्पता कहते हैं। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप हमारे आपके बॉडी में जो होता है। लिंग निर्धारण में एक्स वाई वाला बना लीजिएगा, एक्स 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 वाई वाला, एक्स को क्रॉस करके लड़का लड़की जो हम लोग बनाते हैं आपस में, वो वाला बना लीजिएगा। अनुवांशिक रोग में इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पर बनाए हैं, सो देख लीजिए आप। अनुवांशिक रोग में कुछ नहीं बताया है, अनुवांशिक रोग में बस इतना चीज बताए हैं। अनुवांशिक रोग कहेंगे किसको, तो वैसा रोग जो माता पिता से बच्चों में आ रहा है, सो क्या कहेंगे, अनुवांशिक रोग कहेंगे। या दो प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन रोग और गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन विकार क्या होता है, जो जीन में गड़बड़ी के कारण हो रहा है उसको कहेंगे मेंडेलियन विकार। जो क्रोमोसोम में यानी कि गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण हो रहा है उसको क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। मेंडेलियन विकार में 3-4 प्रकार का है, जैसे पहला हीमोफीलिया है, दूसरा सिकल सेल एनीमिया है, चौथा है तीसरा है वर्णनता है, और चौथा फिनाइलकीटोनुरिया। हीमोफीलिया में हाथ कूद खट खुट जाएगा तो खून का बहना बंद नहीं होगा। उसके बाद है सिक्कल सेल एनीमिया है, इसमें क्या होगा भाई मेरे, तो आरबीसी का जो आकार है हसुआ जका हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल है। वर्णनता में क्या होता है कि लाल और हरा रंग को देखने में कठिनाई होती है। फिनाइलकीटोनुरिया में क्या आदमी बता हो जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद था अपना कौन सा रोग, गुणसूत्रीय विकार, जिसमें देखें डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो बच्चा मंगोलियन हो रहा था, टर्नर सिंड्रोम 44+XXY वाला, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में देखे हैं क्यू 44+X0 वाला। जहां तक में कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, थोड़ा कहीं पानी पी लेते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, जितना अभी तक बताए हैं। 5 चैप्टर को अभी खत्म किए हम लोग, इसमें कि 1 2 3 4 5 को अभी देखे हैं। और किसी को दिक्कत है किन्हीं बालक को, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि उसका ससमय निराकरण किया जा सके। एक बार और बताना चाहेंगे, बायोलॉजी में जो 16 चैप्टर हैं टोटल, बायोलॉजी में बिहार बोर्ड एनसीईआरटी की बात करें तो कुल मिलाकर के 16 चैप्टर हैं। जिन 16 चैप्टर में अभी जो हम लोग समाप्त किए हैं, यानी कि आज के लैब क्लास में जो समाप्त किए हैं, वो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इस पांचों चैप्टर में अगर किसी बालक को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। इस पांचों चैप्टर में किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं।
कोई ऐसे बच्चे हैं जिसको अभी जो हम लोग खत्म किए हैं इस चैप्टर में, कुल मिला करके इस वीडियो में आज का जो लाइव क्लास चला था उसमें हम लोग 1 2 3 4 5 को अभी तक खत्म किए हैं। आगे कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, इससे यहाँ तक में कोई दिक्कत है इसको अभी क्लियर करें ताकि हम आगे बढ़ें। एक रविंदर जी कह रहे हैं कि सर एड्स कैसे होता है। बाबू इसको हम लोग एड्स को आगे पढ़ेंगे, एड्स को पढ़ेंगे आपको चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, एड्स और कैंसर चैप्टर 8 में ले जाएंगे इसको। अभिजीत जी हैं कह रहे हैं नहीं दिक्कत है कोई, चलिए ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी तक नहीं दबाए हैं लाइक वगैरह का बटन तो दबाते चलिएगा, ये कहना ना पड़े आप लोगों को, ठीक है। बायोलॉजी का टेंशन नहीं लेना है भाई, बायोलॉजी के लिए आप बिंदास रहो, ठीक है ना, क्लियर रहना है बायोलॉजी में। हाँ वो क्वेश्चन क्या पूछेगा बिहार बोर्ड उससे मतलब नहीं है, आंसर अपने को पता है अपने लोगों को, ठीक है ना। आंसर क्या लिखना है वो फिल्टा झाड़ चलेगा, कॉपी हाथ कॉपी मिले, पेन रुकना नहीं चाहिए एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए विकास जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है फिर। चलिए चैप्टर 6 में प्रवेश करते हैं। चैप्टर 5 तक पढ़ लिए थे, चैप्टर 6 में हम हल्का सा घुसते हैं और देखते हैं कि चैप्टर 6 का क्या हाल समाचार है भाई, चैप्टर 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्यों जेनेटिक्स को इतना भारी बना दियो भाई, पहाड़ बना दियो, पहाड़ का सिल्ला बना दियो कि सब कहता है जेनेटिक्स जेनेटिक्स, हलवा है भाई बायोलॉजी, बायोलॉजी में चिल करना है, मजा लेना है बायोलॉजी में। अब तो थोड़ा थोड़ा खुल रहे हैं, हो जाएगा, बिंदास रहना है आपको, ठीक है ना। चलिए चलिए चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 हेडिंग दीजिएगा कॉपी में ताकि हम इसके बारे में जो 2-3 पॉइंट लिखेंगे उसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए। चैप्टर 6 कॉपी में हेडिंग दे दीजिएगा और लिखिएगा जो हम अभी लिखवा रहे हैं उसको, 2-3 पॉइंट ही है। चैप्टर 6 में पहला पॉइंट लिखिएगा भाई डीएनए का फोटो, डीएनए का फोटो सीखना है आपको और सीखना ही है, यह आपको समझ लीजिए काफी लाभदायक होगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। 3-4 फिगर ही बताएंगे हम, लास्ट में आपको बता देंगे कौन कौन सा फिगर सीखना है, कहिएगा लास्ट में बताइएगा भाई आप तैयारी कब करेंगे। तो अभी तक कितना फिगर आया है, अभी तक 2 या 3 फिगर आया है। एक कुछ अमीबा वाला ईस्ट वाला सीख लीजिएगा, उसके बाद एक उत्तक संवर्धन सीख लेना है, वो पौधा का जो काट करके मान लीजिए पौधा नया पौधा बना रहे थे उसको सीख लेना है। उसके बाद नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र को बना लेना है। उसके बाद एक डीएनए का फोटो सीख लेना है बेहतर तरीका से, जो कि आपको बढ़िया से आना चाहिए, नाम आप इसका आप लिख लें, इस तरीके से आपको फोटो आना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछेगा उस सब में यही सब काम करता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा उसको कैसे लिखना है, यही सब चलेगा वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए के फोटो के अलावा हमें यह याद रखना है कि आरएनए का प्रकार याद रख लेना, ठीक है, इस चैप्टर में। उसके बाद हमें एक पॉइंट याद रखना है सेंट्रल डोग्मा के बारे में, सेंट्रल डोग्मा हिंदी में कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। उसके बाद याद रखना है जेनेटिक कोड के बारे में, इसको हिंदी में लिख देते हैं आनुवांशिक कोड के बारे में, अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक कोड। उसके बाद याद रख लीजिएगा आप फिंगर प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं डीएनए, डीएनए उंगली छापी, ठीक है, बड़ी आसान है, इसको लिख लीजिए कहीं पर। ये 4-5 पॉइंट है, आप 6ठा चैप्टर में इतना ही पढ़ना है आपको। पहला पॉइंट है डीएनए का फोटो सीख लेना है, दूसरा है कि आरएनए का प्रकार आपको सीख लेना है, तीसरा है कि सेंट्रल डोग्मा के बारे में कुछ कुछ चीजें सीख लेना है, आनुवांशिक कोड के बारे में और डीएनए उंगली छापी के बारे में आपको सीख लेना है। और क्या क्या रहेगा किस तरीके से रहेगा वो आपको अभी बता दे रहे हैं। चलिए डीएनए का फोटो तो आप बना ही लीजिएगा, और डीएनए का फोटो जब आप बनाइएगा तो उसमें 2-3 चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें सो बता रहे हैं। जब फोटो बनाइएगा तो एक 5 होगा, एक 3 होगा, 3 to 5 एक 5 to 3 होगा कोड, उसमें जो जो चीजें हो रही है बस उसको आपको सीख लेना है। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए 3 चीजों से बना होता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट से बना होता है। एक गॉप हम सिखा देंगे, आप पहले डीएनए का फोटो सीख लीजिए, ठीक है, गॉप कैसे बनाते हैं वो हम दिखा देंगे। आरएनए की प्रकार की बात करें तो आरएनए में मुख्य रूप से आप पढ़े होंगे 3 प्रकार भाई, कौन कौन सा,
mRNA, tRNA और rRNA। कुछ ने हलवा है। mRNA मैसेंजर आरएनए जो कोशिकाओं में संदेश को इधर से उधर करने का काम करता है। ट्रांसफर आरएनए किसी पदार्थ को इधर से उधर ले जाता होगा। rRNA राइबोसोमल आरएनए जो प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। खत्म है। सेंट्रल डोग्मा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था जो आप लोग पढ़े होंगे, इसको थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। किसको? सेंट्रल डोग्मा को। ऐसे वाला नहीं बनाए थे भाई, डीएनए से डीएनए वाला, डीएनए से आरएनए वाला, फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। डीएनए से डीएनए का बनना हो गया रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन, ये वाला बताए थे। यहाँ से कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपको, तो इसको याद रखिएगा। इस पूरे टॉपिक को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए जब बनेगा तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर पूछ दिया आपसे कि रेप्लिकेशन क्या है तो क्या कहेंगे? डीएनए से डीएनए का बनना। कहीं बेटिक बैठ गया है, डाउन हो गया है, इसीलिए थोड़ा सुस्ती आ रहा है, हो सकता है। इसको खत्म करके हम आज समाप्त करते हैं, कल से लेंगे क्लास, लंबा क्लास चलेगा। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए से आरएनए बनेगा वो हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन होगा, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन होता है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ लिख दीजिएगा ट्रांसलेशन, हो गया आपका सेंट्रल डोग्मा खत्म। अनुवांशिक कोड की बात करें, कोनो कोड नहीं है, कोड फोड कुछ नहीं होता है, आप नॉर्मली समझिए, एग्जाम के व्यू से दृष्टिकोण से आप पढ़िए। सेंट्रल अनुवांशिक कोड की बात करें तो क्या होता है कि जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे प्यूरिन, पैरामिड, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरासिल, कुछ होने AUG, GUG, ये सब कोड है। हाँ, कोनो तीन गो नाइट्रोजन क्षार को लेकर के कोड बना देता है, या एक ऐसा कोड होता है, इसमें याद 2-3 गो उसकी विशेषता याद रख लीजिएगा। इसमें कॉमा नहीं पड़ता, जैसे AUG लिखे, ए अलग है, एडेनिन है, यूरासिल है, इसमें कॉमा लेस होता है। बात समझ में आ रहा है? प्रत्येक कोड एक स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक कोड एक ही चीज के लिए काम करता है, किसी की कोई एक से अधिक काम करता है, लेकिन अधिकांश जो कोड होते हैं वो एक कोड एक ही चीज के लिए काम करता है। इसका प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में काफी अहम रोल होता है। यही तमाम चीजें पढ़ना है आपको। इसके अनुवांशिक कोड के बारे में खत्म हो गया। फिंगरप्रिंटिंग कुछ नहीं करता। ये जो डीएनए का फोटो आप बनाए होंगे, तो डीएनए का फोटो आप इस तरीका से बनाए होंगे ना, ऐसे मान लीजिए, इसमें इधर A लिखे होंगे, इधर तो T लिखे होंगे, इधर G लिखे होंगे, तो इधर C लिखे होंगे, फिर इधर C, तो इधर G, ये उल्टा पुल्टा होता है। तो इसमें याद रखिएगा आप कि यह जो सीक्वेंस क्रम होता है, या किसी भी व्यक्ति में रिपीट नहीं होता है। रिपीट करने का मतलब होता है कि किसी भी 2 व्यक्ति में, ओम प्रकाश जी हैं, चलिए धन्यवाद आपका ओम प्रकाश जी, और अभी तक अगर नहीं ठोके तो ठोक दीजिएगा, कहना पड़ता है ना। खैर चलिए, यहाँ देख रहे थे कि अगर मान लीजिए कि ये जो है ना सीक्वेंस, ये किसी व्यक्ति में से A के बाद G, ये किसी स्पेशल व्यक्ति में हो गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये सीक्वेंस प्रत्येक में एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। और ये जो हम लोग उठा देते हैं आधार कार्ड वाला सेंटर सब में, नहीं मोरफो में देते हैं पैसा निकालने के लिए हो, या कहीं पर आधार कार्ड सेंटर पर जाते हैं तो उठा देते हैं, वो रीड करता है, वही चीज़, ये सीक्वेंस रीड करता है। वही क्या हो गया अपना डीएनए उंगली छापी। यानी मोटा मोटी बात करें तो चैप्टर 6 में इतना ही चीज़ आपको पढ़ना था कि डीएनए का वो फोटो बना लेना है, आरएनए का प्रकार पढ़ लेना है, जो अभी पढ़े हैं कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं आरएनए, mRNA, tRNA, rRNA। mRNA की अगर बात करें तो मैसेंजर आरएनए कह सकते हैं इसको, यानी कि यह क्या करता है कि संदेश का आदान प्रदान करता है, किसी मैसेज को यहाँ से वहाँ देने का काम करता है। अगर tRNA की क्या बात कर लें हम लोग, यानी कि ट्रांसफर आरएनए की बात करें, तो कोशिकाओं में यह क्या करता है, किसी भी पदार्थ को यहाँ से वहाँ, मतलब ट्रांसफर का काम करता है भाई। rRNA की बात कर लें तो rRNA क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए इसका पूरा नाम होता है, या राइबोसोम जो होता है, या इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी हम लोग कहते हैं। नॉर्मली याद रखेंगे कि यह प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो सेंट्रल डोग्मा अभी हम यहाँ पर बनाए थे कि ऐसे कर लेना है, डीएनए आरएनए, यहाँ प्रोटीन लिख देना है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना हो गया ट्रांसलेशन। ये क्या हो गया अपना सेंट्रल डोग्मा हो गया। अनुवांशिक कोड की बात करें तो अभी बताया कि ट्रिपलेट होता है, इसका क्या क्या काम होता है, ये नॉर्मली चीज़ें होती है। फिंगरप्रिंटिंग में अभी ये देखें कि डीएनए का जब आप फिगर बनाइएगा तो उसमें जो आप उसमें जो आप सीक्वेंस लिखिएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इस तरीके से जो आप बनाते चलिएगा, तो वो जो होता है प्रत्येक व्यक्ति में एक यूनिक होता है, स्पेशल होता है, स्पेसिफिक होता है, जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। यहाँ तक मेरे ख्याल, और उसी को यह रीड करता है जिसको हम लोग अनुवांशिक कोड कहते हैं, या डीएनए उंगली छापी कहते हैं, फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। मेरे ख्याल से ये चैप्टर 6 खत्म है, इतना पढ़ लीजिए, चैप्टर 6 आपके लिए काफ़ी है। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं भाई मेरे, इसको पहले मिटा लेते हैं, इसको पहले मिटा करके तब कहीं गौप देते हैं, ताकि आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, इसको लिख लिए कहीं पर, लिख लीजिएगा, डीएनए का फोटो बना लीजिएगा, आरएनए का प्रकार सीख लीजिएगा, सेंट्रल डोग्मा भी बता दिए हैं, अनुवांशिक कोड देख लीजिएगा, डीएनए का उंगली छापी फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लीजिएगा, हो गया काम तमाम है। इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है,
बात समझे कि नहीं समझे। चलिए चलिए इसको मिटा देते हैं। एक बार थोड़ा आप सबसे पूछ लेंगे किसी को कौन दिक्कत है नहीं दिक्कत है, अगर दिक्कत होगा तो देखा जाएगा, नहीं दिक्कत अंठिया जाएगा बात को, समझ रहे हैं। चलिए आज का जो लाइव क्लास चला है वही चीज़ें कहेंगे भाई, जो दोबारा हम लोग फिर से वही घिसी पिटी कैसेट बजाएंगे। क्या है, आज का जो लाइव क्लास चला था उसमें हम लोग चैप्टर 1 को जाने हैं, चैप्टर 2 को जाने हैं, चैप्टर 3 को जाने हैं, चैप्टर 4 को जाने हैं, चैप्टर 5 को जाने हैं, चैप्टर 6 को जाने हैं, यानी कि आज के लाइव क्लास में 6 चैप्टर को पढ़े हैं। और अभी थंबनेल देखे होंगे, केवल 5 दिनों में पूरी बायोलॉजी दूं महाराज, तो 5 दिन तक बहुत हो गया। 10 मिनट में पूरा बायोलॉजी इधर से शुरू करेंगे उधर खत्म कर देंगे, उधर से शुरू करेंगे इधर खत्म कर देंगे, तो अपना हाथ में है। लेकिन अभी थोड़ा स्लो मोशन में इसीलिए चल रहे हैं ताकि हो सकता है मे बी कि कुछ बच्चे नए हो मेरे लिए, क्योंकि उसको अपने आप में एक गणेश कुमार करके बालक हैं, कह रहे हैं कि जीएमओ बता दीजिएगा। अरे भाई जब गणेश जी क्या है कि जब चैप्टर आएगा तो जीएमओ बता दिया जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है चैप्टर, या तो हम लोग इसको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, चाहे 10वां चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग जीएमओ के बारे में। अभी आप बिंदास रहने फिक्र रहिए, वहां जाएंगे, इस टॉपिक को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आप काहे इसके पीछे पड़े हुए जीएमओ के पीछे में, हम जाएंगे वहां पर, आपको बता दिया जाएगा, आपको संतुष्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हैं आप। चलिए यहाँ तक में अगर किसी बच्चा को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। इस 6 चैप्टर में कहीं पर भी किसी प्रकार का अगर कोई समस्या आया हो तो आप बेहिचक अभी कमेंट करिए, अभी हम आपका रिप्लाई देते हैं भाई। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं कि एक नंबर दे रहे हैं आपको, फ्री फोकट का एक नंबर है 74 62 95 83 43। इस पर व्हाट्सअप करिए, आप अपना क्वेश्चन को भेजिए, यथासंभव प्रयास किया जाए कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दिया जाए। ठीक है, बताइए। अगर मान लीजिए नहीं कोई दिक्कत है इस 6 चैप्टर में तो हमको अनुमति दीजिए कि हम निकलें, क्योंकि हमारा अपना बैटिक बैठ गया है। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो तो हमें कहा जाए भाई कि हो गया आज का क्लास यहाँ समाप्त कीजिए, कल फिर से आएंगे नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ सभी लोगों के सामने। नहीं अगर दिक्कत है तो बताइए, या नहीं तो आप इस पर मैसेज करिएगा रात में, दिन में, जब कभी भी आपको मौका मिले। गलत नहीं समझना है, मतलब जब आप उस फ्री हो उसको क्वेश्चन भेज देना है, प्रयास किया जाएगा जवाब देने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। टॉल्क विद ब्राइटनेस है, कह रहे हैं जो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए धन्यवाद। और कोई बच्चे हैं जिसको कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ कोई बच्चे भाई तो बताइए, कोई अगर कोई दिक्कत उक्कत हो तो देखें। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं फिर नई ऊर्जा के साथ, नई उत्साह के साथ आपके सामने। और कॉपी रख लीजिएगा जो आज लिखे हैं ना, इसी कॉपी में, उसी पन्ना, कॉपी क्या महाराज, एगो पन्ना लिखना है, एगो पन्ना में सब पूरा बायोलॉजी समटा जाएगा। एगो पन्ना में पूरा बायोलॉजी को समेट देंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बातें हैं नहीं। पन्ना वो रखते रहिएगा, वो पन्ना एग्जाम तक काम आएगा। एग्जाम के रात, कल एग्जाम है तो रात में पढ़ के चल जाइएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। जो आदमी अभी तक नहीं ठोके हैं लाइक ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।